गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट Good टॉपिक evening, हमने sir. क्या डिस्कस किया था? सर आज method PYQ discuss. डिस्कस करना था, कर दीजिए। आज बता दीजिए क्वेश्चन। इससे पहले हम कहाँ तक पहुंचे थे? क्योंकि जहाँ वो टॉपिक पूरी कंप्लीट करनी होगी तब हम पीआई की डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हम कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? फ्रॉनहोफर Fraunhofer डिफ्रैक्शन बता diffraction. रहा था। हाँ, तो वो सिंगल स्लिट में हमने यानी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। हाँ वो सर ई नॉट वो उसका आया था एम्पलीट्यूड का ई नॉट साइन एन डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा बाई 2। अच्छा, यानी वो वाला एक्सप्रेशन। एम्पलीट्यूड तक हमने निकाला था। इंटेंसिटी सर इंटेंसिटी शायद नहीं, एक बार आप और लोगों से कंफर्म कर लीजिए। अच्छा ठीक। उसमें इंटेंसिटी लिखा होंगे थी। कोई और मुझे बता सकता है कि हमने कहाँ तक यानी निकाल लिया था सिंगल स्लिट में? इंटेंसिटी नहीं कर रही। अच्छा, इंटेंसिटी हमने निकाल लिया था, राइट? नहीं निकालना। sir, बस अच्छा, एम्पलीट्यूड ठीक। का एक्सप्रेशन निकाला। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था। ओके ठीक है, तो उसके बाद फिर लिखना शुरू कीजिए। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में हमने कहा था कि अगर एक सिंगल स्लिट है, इसका विड्थ हमने कितना लिया था? ए ना। यहां से अगर कोई रेज फॉल हो रहा है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो हमने एजम्पशंस क्या माना कि इसके सामने अगर कोई स्क्रीन रखा हो, सामने अगर स्क्रीन रखा हो तो स्क्रीन पे क्या होगा? इंटरफ्रेंस होगा। अब किसी पॉइंट पे यहां से हमने कहा था कि मल्टीपल रेज निकलेंगे, जैसे यहां से बहुत सारा रेज निकला, राइट? सिंगल स्लिट में ये जो पॉइंट है यहाँ से, यानी यहाँ से रेज निकल के डाइफ्रैक्टेड होंगे और मल्टीपल डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ऊपर नीचे हर एक जगह जाएगा। अभी हम पार्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं जो सर्टेन एंगल पे है। जैसे सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा थीटा पॉइंट पे है, तो अभी हम पार्टिकुलर पॉइंट पी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये पॉइंट पी है और इसकी ओरिएंटेशन अगर सपोज कीजिए थीटा है यहाँ से, तो ऑलमोस्ट हर एक रेज का जो होगा वो एंगल थीटा होगा। यानी सबकी हमने ओरिएंटेशन सेम रखी है। जैसे एक अगर थीटा पे है तो फिर सारा जो होगा वो ऑलमोस्ट यानी थीटा वाले एंगल पे होगा। सर ये पहला स्लाइड है। हाँ, ये आज ये पहला स्लाइड है आज का। थैंक यू सर। ओके, सो लैम्डा इसका वेवलेंथ है, ए स्लिट है, तो ये स्लिट के कारण फिर यहाँ पे डाइफ्रैक्टेड होगा। सो क्वेश्चन होगा क्या कि और डाइफ्रैक्टेड कैसे होगा? तो ये सारे पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे, यानी हम ऐसा एजम्पशंस करेंगे कि ये जो स्लिट का अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट था, ये जो ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर यानी ओपेक हो सकता है या फिर एम्प्टी स्पेस हो सकता है, ये जो स्लिट वाला पार्ट है यहाँ से हर एक पार्ट सेकेंडरी वेवलेट इमर्ज करेगा। हमने माना था कि ये सारा का सारा सेकेंडरी वेवलेट, हर एक की एम्पलीट्यूड हमने इक्वल माना था कि मान लेते हैं कि हर एक एम्पलीट्यूड ई नॉट है। और ऐसे हमने कितने रेज माने थे? तो ऐसे हमने एन रेज माना था। ठीक, हर एक एम्पलीट्यूड ई नॉट और सबका यानी टोटल नंबर ऑफ रेज जो होंगे वो एन होंगे। तो इसके ड्यू टू किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पी स्क्रीन पे कितना एम्पलीट्यूड होगा वो हमने निकाला था सुपरपोजिशन से। होगा क्या कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड at any point on the screen due to सिंगल स्लिट इज। मुझे बताइए कितना था एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट सिंगल स्लिट के कारण? ई नॉट साइन एन डेल्टा बाई 2 बाई साइन डेल्टा बाई 2। ई नॉट, उसके बाद साइन डेल्टा बाई 2 नहीं हमने माना था। अच्छा, यानी डेल्टा बाई 2 नहीं था। हम बाद वाला अच्छा ठीक है, n अभी डेल्टा हम बाई 2 डेल्टा बाई अल्फा। 2 ही लिख लेते हैं। ठीक है, सो एन डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई फिर क्या था? साइन डेल्टा बाई 2। सो यहाँ पे साइन डेल्टा बाई 2 ये।
तो इसे आप एज ए रेडीमेड फॉर्मूला मान सकते हैं कि अगर कोई यानी रेज है जिसकी एम्पलीट्यूड ई नॉट है, टोटल नंबर ऑफ रेज n है, तो यहाँ पे जो टोटल नेट एम्पलीट्यूड होगा वो ई नॉट साइन एन डेल्टा बाई टू साइन डेल्टा बाई टू, ये सारा का सारा। ठीक, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने क्या कहा कि ये सिंगल स्लिट है, रेज जब फॉल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा वो यानी नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो डेल्टा की वैल्यू मैंने लिखाई थी क्या कि डेल्टा कितना था? हाँ Yes, sir. पाई बाय लेम नहीं डेल्टा No, हमने नहीं। अच्छा ठीक, ओके। सो यहाँ तक ही क्लियर है। अब रहा क्या, एक बार हम इसे डेल्टा के बारे में पता करते हैं कि डेल्टा है क्या, और फिर थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाइड इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं। ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिख चुके लिया? थे सर, वो इक्वेशन लिखवाए थे बाद वाली भी, एन ई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा, जहाँ अल्फा पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा था। अच्छा वहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, हाँ यानी यहाँ आगे शायद फिर मैंने ये लिखवाया होगा फाइनल एक्सप्रेशन कि ई आर की जो वैल्यू होगी वो एन ई नॉट और फिर यहाँ पे साइन अल्फा बाय साइन अल्फा, सॉरी वहाँ वाला जो टर्म्स था, यहाँ ऊपर मैंने क्या लिखवाया अल्फा, था? हाँ Sin ऊपर साइन अल्फा, और यहाँ नीचे अल्फा, ये ना? हाँ हाँ, यानी यहाँ तक हमने ये शायद हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे लोग? यस सर। जहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में अल्फा की वैल्यू क्या थी? पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा। पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा। ये सो एम्पलीट्यूड का ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे अल्फा की वैल्यू, जहाँ पे ए हमारा था तो ये सिंगल स्लिट, सॉरी स्लिट विड्थ था ये, इसको अगर हम लिखें तो स्लिट विड्थ, रेस्ट सारा टर्म्स जो होंगे वो आपको पता होगा। तो ये सिंगल स्लिट का ड्यू टू यानी एम्पलीट्यूड था। अब अगर इंटेंसिटी आपसे पूछा जाए तो इंटेंसिटी कितना होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर एम्पलीट्यूड ई आर है तो इसका स्क्वायर हो जाएंगे। तो मुझे बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या लिखा जा सकता है? तो इसको अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एन ई नॉट या एन स्क्वायर ई नॉट और फिर यहाँ पे साइन अल्फा बाई अल्फा का टर्म्स का स्क्वायर, ऐसा। ये एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं? जैसे अगर सपोज कीजिए कि यानी ये एन स्क्वायर ई नॉट को क्या माना जा सकता है? मैक्सिमम तो इंटेंसिटी पहली कहा जा वेव की सकता है। इंटेंसिटी हाँ जैसे देखिए, मैक्सिमम। नहीं अगर आएगा। अगर हमारे पास ना दो स्लिट था तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी थी? 4 आई नॉट था Yes, sir. यस सर। ना? दो स्लिट था तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी थी 2 स्क्वायर आई नॉट। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर 3 स्लिट है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? 3 स्क्वायर आई नॉट। 3 आई नॉट। 3 4 होगा तो 4 आई स्क्वायर नॉट। अगर n नंबर ऑफ रेज है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? ये n स्क्वायर n टाइम्स हो स्क्वायर आई जाएगा। N square I naught. लेकिन ये होगा क्या, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ना? यस सर। तो इसलिए इसको ना हम आई नोट कह देंगे, जहां पे आई इक्वल टू फिर हम लिखेंगे आई नोट और फिर यहाँ पे साइन अल्फा बाई अल्फा, यानी साइन अल्फा बाय अल्फा। सर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो सर कांस्टेंट नहीं आएगा? होगा, ये सारा अल्फा में हमने इंक्लूड कर लिया। अच्छा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हम लिख लेते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी होगा, यहाँ जो भी चीज है उसको हमने आई नोट में इंक्लूड कर लिया। जैसे अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर ई नोट को हमने अल्फा यानी आई नोट में इंक्लूड कर लिया। ठीक, ओके। हाँ जहाँ पे आई नोट क्या होगा अब आप बता सकते हैं? क्योंकि अभी तक है क्या कि सिंगल सीट में अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो हमारा जो यानी एक्सप्रेशन है ये, राइट, कि इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। मोस्ट ऑफ टाइम हमें सारा न्यूमेरिकल्स अगर कहीं कुछ ट्विस्ट होगा तो यही से ट्विस्ट होगा। तो ये यानी किसी भी पॉइंट P पे अगर सिंगल सीट है तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन यानी इस फॉर्मूले से आएगा। जहाँ पे एक बार यानी आई नोट का मुझे बता दीजिए कि आई नोट जो हमने लिखा है वो है क्या? n स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर। हाँ, एन जो था वो हमारा एजम्पशन था, ई नोट भी एजम्पशन था। आपको याद होगा कि अगर ये डेरिवेशन सब मैं करवा रहा था तो मैं कहा था लेट देयर इज एन नंबर ऑफ वेव, ये हमने कहा था ना?
हमने यहाँ Yes, से sir. n नंबर जी। ऑफ रेज निकाले थे, ये हमारा एजम्पशंस था ना, ये रियलिटी थी। मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, मान लेते हैं कि Assumption था. नंबर ऑफ रेज n था, ये एजम्पशंस था ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो हमारा आंसर एजम्पशंस के टर्म्स में नहीं हो सकता, ये n स्क्वायर ई नॉट ना टर्म्स एजम्पशंस था। तो हम करेंगे क्या कि ये n स्क्वायर ई नॉट देगा क्या, तो ये स्क्रीन की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा ये एजम्पशंस नहीं है, ये तो स्क्रीन पे कोई जब कभी डिटेक्टर लगाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है। तो n स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर को फिजिकल टर्म्स में अगर कहें तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। इसे हम कह सकते हैं maximum intensity on the screen, क्योंकि फिजिकली ये क्वांटिटी हमें क्या बताएगा, n स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी बताएगा ना, यानी स्क्रीन का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वैल्यू होगा वो हमें बताएगा। तो n और e की इंडिविजुअल वैल्यू हमें तो नहीं पता है, बट हम क्या पता कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि यानी इस दोनों का टोटल ई नोट क्या होगा। ये हम क्यों पता कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ से अलग अलग कितना एम्पलीट्यूड निकला है ना, वो पता करना मुश्किल है, राइट। क्योंकि ये जो सारे रेज निकलेंगे ना, आपको क्या लग रहा है अलग अलग रेज करके निकलेंगे, आपको ऐसा दिखाई देगा, या आपको इस सबका कंबाइंड एक सिंगल रेज यहाँ पे दिखाई देगा, कैसा लग रहा है आपको? सिंगल। सिंगल रेज। सिंगल रेज, हाँ। हम ये मान रहे हैं कि ये जो सिंगल रेज है उसे एजम्पशंस के लिए अपनी इजी के लिए ठीक है, ये सारा का सारा जो होगा ना वो यानी इंडिविजुअल रेज का बना हुआ होगा। तो आपको जो दिखाई देगा वो, या आप जो यानी फिल करेंगे, सिंस ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो इस सब का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड क्या है वो आप कभी नहीं मेजर कर सकते थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली। इस सब का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड कितना है वो मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। इसका मतलब जब कभी आप इसको मेजर करेंगे तो एज ए होल सारा मेजर करना पड़ेगा आपको, जो भी आएगा एज ए होल आएगा। जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर सपोज कीजिए हमारे पास 3 फिंगर है, तो आप 3 फिंगर को ना अलग अलग मेजर करके कर सकते हैं, अगर भले ये इकट्ठा है बट इसे अलग इसे अलग इसे अलग कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा मैजिकल पावर आता कि ये 3 फिंगर इकट्ठा करते ये तीनों फिंगर मेल्ट हो जाते और एक अकेला फिंगर दिखता, यानी इसके ऐसा, इसको सपोज कीजिए कि इसको श्राप मिला हुआ होता कि जो ही ये अभी दूर दूर है तब तो अलग अलग है, लेकिन जो ही पास आया तो ये इकट्ठा मेल्ट हो गया, और मेल्ट होकर अभी एक फिंगर बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से जितने सारे रेज जा रहे हैं इसको इकट्ठा नहीं देख सकते, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके एक नया रेज निकालेगा। तो ई नॉट और एन नॉट की इंडिविजुअल वैल्यू पता करना मुश्किल है, हम क्या पता कर सकते हैं, इसका इकट्ठा जो वैल्यू होगा आई नॉट, इसे एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ठीक है बच्चे लोग, ठीक है सर। हाँ। तो इसलिए आई नॉट को मैक्सिमम Yes, sir. इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन कहा जाएगा, और ये फाइनल यानी हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। इसकी ये लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ से देखिए, जिसका Yes, पीछे sir. क्लास मिस भी हुआ है तो भी आप क्या कर सकते हैं, सारा न्यूमेरिकल्स यहाँ से कर सकते हैं, पीछे रिवीजन की जरूरत है नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। सर अगर न्यूमेरिकल में कुछ मतलब आएगा तो वहाँ n स्क्वायर जो है उसको क्या मानेंगे, मतलब ऐसा दिया जाएगा क्या कि वो 2 नहीं आएगा है? सर, वो हमारा एजम्पशंस है। जैसे हम किसी अच्छा, न्यूमेरिकल्स में कहते हैं ना कि माना कि यानी उसका एज x था, ठीक। और अगर आप यानी अगर आप सपोज कीजिए कि 4 बॉयज है, मैंने कहा कि माना कि एक बॉयज का x यानी एज x था, 4 बॉय है, तो आप टोटल x कितने कहेंगे, यानी सपोज कीजिए 4x कहेंगे ऐसा। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपको जस्ट टोटल वैल्यू पूछा जाएगा कि भाई टोटल वैल्यू क्या है, ये आपका एजम्पशंस था, ठीक। तो यहाँ जब हमने माना था ना कि यहाँ पे यानी कितने नंबर ऑफ रेज है, वो एजम्पशंस थी, हर एक एम्पलीट्यूड कितना था वो भी एजम्पशंस था। फाइनली आप क्या यानी फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो इंटेंसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो एजम्पशंस वाला पार्ट था, ये इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, मतलब न्यूमेरिकल में टोटल इंटेंसिटी ही एक बार मिलेगी। हाँ, टोटल इंटेंसिटी आएगा, क्योंकि जैसे देखिए एजम्पशंस में मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 100 रेज निकाले थे, ठीक, और आपका किसी फ्रेंड ने यहाँ पे 10,000 रेज निकाला था, तो आप सबका वैल्यू अलग अलग होगा ना। यस सर। लेकिन होगी क्या चीज सेम होगी, तो यहाँ से आप इसे 100 पार्ट में डिवाइड कीजिए या आप इसे 1000 पार्ट में डिवाइड कीजिए, सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल क्या होगा, एक ही होगा, सेम होगा ना सबके लिए। यस सर, जैसे देखिए अभी आपके पास एप्पल था और आपने क्या किया, इस समझ एप्पल, गए सर। हाँ, तो ये ऐसा ही डिवीजन वाला प्रोसेस है।
किसी ने 10 में डिवाइड किया, किसी ने 1000 में डिवाइड किया, लेकिन जब भी सम करेगा तो सम सबका एक ही मिलेगा ना। तो ये आई नॉट क्या है, सबका टोटल इफेक्ट है, तो ये सबके लिए सेम रहेगा। ठीक, ठीक है। ओके, ये पीछे लिख लिया था आप लोगों ने। यस सर। ठीक, सो इंटेंसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा है। अब हमें पता क्या करना होगा कि स्क्रीन पे कहाँ पे डार्क होगा, यानी कहाँ अंधेरा होगा, और कहाँ उजाला होगा, यानी कहाँ मैक्सिमा होगा, राइट। अल्फा कहाँ गया सर? आपने स्क्वायर ईटा नॉट स्क्वायर को आई नॉट अल्फा हमने कहीं लिख रखा है, अल्फा ये पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा माना है। नहीं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रही है। अल्फा कांस्टेंट है, नहीं थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि थीटा उस स्क्रीन के लिए तरफ वेरी सर, उस तरफ I is proportional to ER square, I is equal to alpha। उसके बाद वाला सर। ये देखिए अभी हमारा, यानी आप क्या इसमें पूछ रहे हैं क्या, ये वाला क्या? सर n स्क्वायर E नॉट स्क्वायर को आपने I नॉट बोला था ना, तो एक अल्फा हाँ, का टर्म तो बच ही गया। ये इस सबको हमने आई नॉट बोला है, ये सबको आई नॉट। ठीक, ठीक है सर। ओके, सो पोजीशन ऑफ मिनिमा। जैसे देखिए कि इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कितना है, तो हमारा है आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। ये कि आप एक सिंगल स्लिट लेंगे, जैसे अगर सपोज कीजिए ऐसा सिंगल स्लिट लेते हैं, तो किसी भी पॉइंट स्क्रीन पे कितना इंटेंसिटी आएगा उसका एक्सप्रेशन है। मुझे बताइए, अब अगर कोई स्क्रीन पे देखे तो उसे कम से कम इंटेंसिटी कितना दिखाई देगा, यानी इसे आप फिजिकली इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये आपका स्लिट, ये सपोज कीजिए आपके घर का पीछे वाला दीवार यानी वॉल है, और ये इन फ्रंट वाला वॉल है। आपने घर पीछे वाले वॉल में आपने क्या किया, एक छोटा सा होल बनाया ए विड्थ का, यहाँ पे आप उस पे लाइट फॉल करवा रहे हैं, तो सामने वाले दीवार पे क्या होगा, राइट उसका एक्सप्रेशन ये है कि सामने वाली दीवार पे इंटेंसिटी कहाँ कैसे किस तरीके से होगी। मुझे बताइए इसका मिनिमम इंटेंसिटी आपको क्या लग रहा है, कितना होना चाहिए, कितना होगा, कम से कम दीवार पे मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। इसका मतलब हुआ क्या कि आपने अपने दीवार में ऐसे छेद किया, राइट, और यहाँ से अगर जब आप यानी टॉर्च से लाइट डालेंगे तो यहाँ पे यानी स्क्रीन में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अंधेरा होगा, हाँ तो राइट, यानी कुछ पॉइंट होंगे वहां पे यानी बिल्कुल डार्क होंगे। ओके, सो होगा क्या कि यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ कोर्स 0 हो सकता है, राइट। तो हम ये कहेंगे कि एट मिनिमम मिनिमा पे फिजिकली होगा क्या, सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा होगा। मान लेते हैं कि जैसे ये पॉइंट है जहाँ पे मिनिमा हो रहा होगा, मुझे बताइए आप लोग कि वहां पे क्या हो रहा होगा मिनिमा पे। 2 वेव आउट ऑफ फेज मिल रही होंगी, या सारी वेव आउट ऑफ फेज मिल रही होंगी। बचे लोग जहाँ पे मिनिमा होगा वहां पे क्या हो रहा होगा, कैसा इंटरफ्रेंस हो रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव ना। अगर ये सपोज कीजिए मिनिमा वाला पॉइंट है जहाँ पे डार्क है, तो हो क्या रहा होगा कि यहाँ से लाइट तो सारे निकल रहे होंगे, यहाँ से सारा लाइट निकल रहा होगा, बट इस पॉइंट पे जाकर के सारे आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहे होंगे, तो वहां पे उसकी नेट इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी, यानी सारे आपस में अगर फाइट करना शुरू करें तो एनहिलेट हो जाएंगे, सारे गायब यानी गायब हो जाएंगे, तो इंटेंसिटी यहाँ से तो निकलेगी बट वहां 0 हो जाएगी। ये ऐसा है, सपोज कि ऐसा ही एक डोर है, यहाँ से 1000 आर्मी निकला था, ये पॉइंट ऐसा है कि वहां पे जाते ही उन लोगों के बीच में आपस में गुस्सा आ गया, वो सारे आपस में लड़ाई करके और फिर मर गए, राइट। ये ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मिनिमा होगा, यानी निकले तो थे यहाँ पे, बट ये जो पॉइंट है वो अगर पोजीशन ऑफ मिनिमा होगा तो उस पॉइंट पे जाते ही सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब सारा दे विल फाइट टू ईच अदर एंड दे विल डाई, राइट। तो वहां पे इंटेंसिटी जो होगी 0 होगी। तो एट मिनिमा को अगर हम फिगर आउट करना चाहें कि फिजिक्स में हो क्या रहा है, सो एट मिनिमा all the rays emerging out from the slits
have destructive interference। सबको आ गया समझ में क्या होगा वहां पे? हाँ सर। ओके अब मुझे बताइए कि ये सारा का सारा क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होगा। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आई मीन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और आई मीन 0 कब होगा मुझे बताइए? किस पॉइंट पे आई मीन 0 होगा? क्या जहाँ होगा? मैथमेटिकली कंडीशन बताइए। फिजिकली कंडीशन तो आपको पता चल गया कि मिनिमा जहां होगा वहां पे क्या होगा? सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे होंगे। मैथमेटिकली आई मीन कब 0 होगा? अगर आई मीन 0 है इसका मतलब फिर क्या? प्लस माइनस अल्फा इसका मतलब साइन अल्फा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी? 0। हाँ और साइन अल्फा बाय अल्फा की वैल्यू 0 कब हो सकता है? तो होगा क्या कि साइन अल्फा 0 होगा, बट क्या 0 नहीं होना चाहिए? अल्फा इक्वल टू नॉट 0। क्योंकि अगर अल्फा भी 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमम। इफ अल्फा इक्वल टू 0 इट गिव्स, अल्फा अगर 0 होगा तो फिर होगा क्या? ये यानी 0/0 केसेस आएंगे। साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू 0/0 आ जाएगा। और 0/0 क्या कौन सा सिचुएशन होता है? अनडिटर्मिनेट सिचुएशन होता है ना। तो होगा क्या कि साइन अल्फा 0 होना चाहिए बट अल्फा इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ये वाला पार्ट समझ में आया? यस सर। हाँ Yes, अल्फा sir. अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो 0/0 और 0/0 अनडिटर्मिनेट होता है। सो यहाँ पे इसका मतलब मिनिमा के लिए साइन अल्फा 0 होना चाहिए। अब होगा क्या कि दिस गिव्स साइन अल्फा कहाँ पे 0 होगा? जहाँ पे अल्फा 2n पाई होगा, n पाई होगा, लेकिन n 0 ना हो। साइन अल्फा अगर 0 है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या सब? प्लस n माइनस पाई जैसे देखिए 0 हम ले सकते हैं क्या? नहीं। अल्फा की वैल्यू 0 लिया जा सकता है? क्योंकि 0 अगर लेंगे तो आपको हाँ लग रहा है सर। ना कि 0/0 केस होगा, तो 0 नहीं ले सकते। फिर हमें क्या लेना होगा जहाँ पे पाई यानी साइन 0 होगा? पाई ले सकते हैं क्या? पाई यस। हाँ उसके बाद 2 पाई, 2 पाई ले सकते हैं ना। साइन 2 पाई 0, 3 पाई, हाँ 4 पाई, 5 पाई। इसका मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो फिर क्या होगा? दैट इज अल्फा इक्वल टू कितना? आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम m पाई लिख सकते हैं। n हम इसलिए नहीं यूज करें कि वो इंटरफ्रेंस में हमने यूज कर लिया है इसलिए। और m की वैल्यू क्या सब लिखा जा सकता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। सो ये पोजीशन ऑफ मिनिमा हो जाएगा जहां पे इंटेंसिटी क्या होंगे? 0 होंगे। और सॉरी अल्फा की वैल्यू। अब मुझे बताइए कि अल्फा इक्वल टू था क्या? पाई बाई लैम्बडा ए साइन थीटा। पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। तो मुझे एंगुलर पोजीशन बताइए कि कितना आएगा? एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। लेम्डा अल्फा अपॉन a पाई साइन इनवर्स में। Therefore एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पाई से पाई। फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए? तो आप लिखेंगे ए साइन थीटा इजकल टू एम लैम्डा। अगर ऐसा होगा तो ये मिनिमा होगा। या फिर अगर आप एंगल लिखना चाहते हैं तो एंगल कितना होगा इसका? सो एंगल अगर आप लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा इजकल टू एम लैम्डा बाई ए, या फिर आप थीटा एम की बात अगर कहें तो साइन इनवर्स एम लैम्डा बाई। ये हमें एंगुलर पोजीशन देगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। स्मॉल एंगल के लिए क्या कह सकते हैं बच्चे लोग? m लेम्डा बाई a के बराबर होगा लगभग। फॉर स्मॉल एंगल थीटा एम की जो वैल्यू होगी वो रफली कितना हो जाएगा? एम लैम्डा बाई ए। फॉर स्मॉल एंगल एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा जो होगा वो एम लैम्डा बाई ए आ जाएगा। ये लिख लिया है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। सर प्रीवियस स्लाइड बताना।
सर वहाँ प्लस माइनस ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, सिमेट्री Thank you. यानी अप एंड डाउन के लिए प्लस माइनस ले सकते हैं, क्योंकि प्लस में भी आएगा माइनस में भी आपका, यानी मिनिमा ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे। अगर प्लस माइनस लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आप ले सकते हैं। फाइनली यहाँ भी प्लस माइनस। हो गया नोट। ओके, सो ये पोजीशन ऑफ मिनिमा था, एंगुलर पोजीशन। मुझे बताइए कि इसी का लीनियर पोजीशन क्या होगा, या पहले एक तो ये मिनिमा का अगर हम काउंटिंग करना चाहें तो इसका मतलब फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा, दैट इज फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा बच्चे लोग? फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा? लेमडा बाई ए पे। यानी लेमडा बाई ए, एम के किस वैल्यू के लिए? 1। फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली आप फिर क्या कर सकते हैं, सेकेंड मिनिमा लिख सकते हैं। सेकेंड मिनिमा यानी थीटा टू क्या होगा, प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ए, किस ऑर्डर के लिए होगा, m इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर के लिए, एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, सो पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा हो गया। मुझे आप लोग लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा बताइए कि क्या आएगा। सर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल, जो उसके बीच की डिस्टेंस। लिनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा। सो लिनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा आप ऐसे कह सकते हैं, ये अगर स्लिट है और मान लेते हैं कि ये अगर आपका पॉइंट है मिनिमा का, सो अगर ये m इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? अगर m इक्वल टू 1 है तो ये लेमडा बाई ए। सो यहाँ से इसकी पोजीशन को आप कह सकते हैं, यानी या जनरली अगर आप ये m इक्वल टू यानी 1 होगा, अब बट अगर आप कोई जनरल सिचुएशन ले तो ये हो जाएगा m लेमडा बाई ए, ये आपका थीटा का हो जाएगा, mth ऑर्डर का। और अगर आपको ये पोजीशन निकालना है कि यहाँ से ये y का वैल्यू क्या होगा, तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं। कितना होगा ये वैल्यू, अगर सपोज कीजिए d लीजिए, तो आपका हो डी आप इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू एम लेमडा बाई ए डी, वाई कैपिटल बाई डी ना, इसलिए आपका y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं d tan थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा बच्चे लोग? एम लेमडा बाई ए। हाँ, यहाँ से ये आपका लीनियर पोजीशन दे देगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स m लेमडा बाई ए। सो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो लीनियर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। ये लिख लिया ये? नो सर, बाकी है। हो गया सर। ओके, सिंगल स्लिट सर एक इजी बार है, प्रीवियस स्लाइड कर दीजिएगा। इजी है, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत प्रोसीडिंग पता चल जाए कि चीजों को हम कैसे किस तरीके से निकालना है, फिजिकल मीनिंग क्लियर हो जाए तो फिर ये यानी इजी है। हो गया? तो ऐसा मुझे बताइए, अगर एंगल स्मॉल होगा तो क्या लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल के लिए? tan और Tan sin थीटा। उसको थीटा मान लेंगे। फॉर स्मॉल एंगल हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा जो होगा उसको लगभग थीटा मान लिया जाएगा, और थीटा इजकल टू जो था वो हमारा था m लेमडा बाई ए, बट थीटा इजकल टू हमने लिखा क्या था, y बाई डी।
सो y इज इक्वल टू फिर आप लिख सकते हैं m लैम्डा डी बाई ए। ये जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा ऐसा। सो एंगल जब कभी स्मॉल होगा तो फिर आप लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है ये? हाँ सर। सो ये मिनिमा का होगा। अब हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की बात करते हैं। मिनिमा आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि थर्ड मिनिमा कहाँ पे होगा तो 3 लैम्डा बाई ए, या लीनियर पोजीशन क्या होगा तो 3 लैम्डा डी बाई डी। तो आप लैम्डा डी बाई ए, तो जैसा भी आपसे पूछा जाए आप आराम से इसको यानी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कभी कभी लेंस के बारे में बात होगा, तो अगर होगा क्या कि इफ वी यूज लेंस of focal length f in front of slit, अगर हम ऐसा यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ स्लिट, ये यूज करते हैं, तो फिर होगा क्या कि क्या आप यानी फिर किस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि ऐसा स्लिट था और आपने ऐसा यानी एक लेंस यूज किया। लेंस क्या काम करेगा, पीछे मैंने आपको बताया हुआ था, क्या करेगा काम सारी लेंस? रे को कन्वर्ज करेगा फोकल पैरेलल पॉइंट पे इसे अपने। फोकल लेंथ पे फोकस कर देगा। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे फिर d की इक्वल टू क्या होगा। वैसे अभी तो मैंने लेंस यानी यहाँ ड्रॉ किया है। इनफैक्ट ये जो लेंस होगा वो काफी क्लोज होता है, यहाँ पे होता है इसके आसपास। मान लेते हैं कि ये लेंस आपका यहाँ था, तो थोड़ा सा और या इसको इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे बताइए कि अगर लेंस यहाँ था तो फिर आप यानी ये जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या चेंज हो जाएगा, कौन सा एक्सप्रेशन बदल जाएगा? डी की जगह एफ होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ पहले डी था, बट यहाँ से यहाँ अब आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंस क्या कर रहा है, पैरेलल रेज को लेंस कहाँ पे फोकस करता है? अपने फोकस फोकस पे। पॉइंट पे। इसका मतलब ये स्क्रीन कहाँ पे होगा तो फोकस पे होगा। तो अगर ऐसा हम रखते हैं तो डी इक्वल टू एफ होगा, और एफ होगा तो फिर आप y की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू एम लैम्डा, यानी एम लैम्डा डी के जगह आप एफ यूज कर लीजिए, और फिर ये। तो अगर फोकल लेंथ होगा तो फिर आप ऐसे इसे यूज कर लेना, यानी लीनियर पोजीशन का। ये इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एंगुलर पोजीशन याद हो गया, लैम्डा यानी बाई ए, एम लैम्डा बाई ए। लीनियर पोजीशन होगा एम लैम्डा एफ बाई। अगर सिंगल स्लिट यूज करेंगे तो इस पोजीशन पे क्या होगा, डार्क होगा। मुझे बताइए कि कितने डार्क आपको मिलेंगे स्क्रीन पे, अगर जब कभी आप ऐसा करते हैं तो कितना डार्क मिलेगा? 1-2 मिलेंगे, या ये डिपेंड करेगा लैम्डा बाई ए पे? नंबर ऑफ डार्क आप बता सकते हैं इस यानी सिंगल स्लिट के केस में? तो वो तो डिपेंड करेगा ना, स्लिट कितनी बड़ी है कितनी पतली है। हाँ हाँ, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से पीछे जो हमने लिखा था, नंबर ऑफ डार्क कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? पीछे हमने करवाया हुआ है YDS में नंबर ऑफ डार्क। ए साइन थीटा बाई एम, ए साइन थीटा बाई लैम्डा। हाँ, m इक्वल टू क्या होगा, a sin थीटा बाई लैम्डा, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1, तो 1। मैक्सिमम तो वैल्यू फिर ए बाई इसलिए लैम्डा। m की वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाई लैम्डा। तो a पे डिपेंड करता है अभी कि आपका कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा होगा, राइट। सो यानी जितना ज्यादा a होगा, नंबर ऑफ मिनिमा आपके स्क्रीन पे उतने यानी ज्यादा होंगे। a अगर कम होगा तो नंबर ऑफ मिनिमा जो होगा वो कम होगा। तो ये सिंगल स्लिट का सारा यानी एक्सप्रेशन है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे लोग? तो अभी हमने मिनिमा फाइंड आउट किया, जहां से जब यानी जब हम लाइट फॉल करवाएंगे तो वहां स्क्रीन पे क्या होगा कि कुछ कुछ जगह अंधेरा होगा। हालांकि ये थोड़ा सा यानी चीजें यानी जनरल समझ के परे की बात है कि अंधेरा क्यों होगा। जैसे देखिए कि अगर सपोज कीजिए यहाँ इस वाले में अगर कोई एक स्लिट से लाइट निकाले, तो सामने वाले स्क्रीन पे क्या होना चाहिए, हर एक जगह लाइट होनी चाहिए, या कुछ जगह अंधेरा कुछ जगह उजाला, ऐसा होना चाहिए? होना तो हर जगह उजाला चाहिए। होना चाहिए था कि अगर हम लाइट ऑन करते हैं, जैसे ये ऐसा ही है, अगर मान लीजिए घर में ना आपने एक स्लिट किया, तो आपको लग रहा है ना कि ये स्लिट लाइट जैसा काम करना चाहिए, एक छोटा सा बल्ब जैसा काम करना चाहिए। हाँ
और वो फिर क्या हुआ कि उस सामने वाले दीवार पे हर एक जगह, या तो हर एक जगह ब्राइट करता, या तो अंधेरा करता तो हर एक जगह, या ब्राइट करता तो हर एक जगह। यहाँ के कारण क्या हो रहा है कि कुछ पोजीशन पे ब्राइट हो रहा है, कुछ पोजीशन पे डार्क हो रहा है। इसका मतलब ब्राइट कहाँ पे हो रहा होगा और डार्क कहाँ पे हो रहा होगा, क्या रीजन हो रहा होगा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। जहाँ पे डार्क हो रहा होगा वहां पे कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होंगे, जहाँ पे ब्राइट हो रहा होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस में होंगे। मिनिमा का हमने पोजीशन डिस्कस कर लिया है। एक बार मैक्सिमा की हम बात करते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। जैसे देखिए कि अगर आपका इंटेंसिटी ऐसा है, I इक्वल टू I नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, तो एक तो तरीका है कि हम इसका ना यानी मैथमेटिक्स से निकाल लें कि कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा। तो इंटेंसिटी अभी अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। मुझे बताइए कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करूं, मतलब मैथमेटिक्स से अगर निकालने की कोशिश करूं तो कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? जहाँ पे साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो, जहाँ पे साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जहाँ साइन अल्फा +1 हो और अल्फा तो पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा हो। हम ऐसे पता कर सकते हैं कि डी यानी जहाँ पे डी आई वाई डी अल्फा 0, जहाँ पे डी आई वाई डी अल्फा 0 होगा, ये पोजीशन क्या देगा? यस सर, देगा, मैक्सिमा। सिर्फ मैक्सिमा देगा या मिनिमा भी देगा? दोनों देगा। एक्सट्रीम पोजीशन ना, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या? दैट इज मिनिमा और मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ये हमें डिफ्रेंशिएट करना क्यों पड़ा? क्योंकि मिनिमा का तो आइडिया आ गया था कि जहाँ पे I 0 होगा वहां कम से कम होगा, राइट। बट मैक्सिमा का कहाँ पे होगा वो थोड़ा सा आइडिया पाना मुश्किल है। जैसे देखिए इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ऐसा है, आप मुझे इसको देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, स्क्रीन पे मैक्सिमा कितना होगा? I नॉट। I नोट। ओके, यानी पूरे स्क्रीन पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो I नोट होगी। ठीक, अब यहाँ पे जो भी हो, I नोट हो या 4I नोट हो या 10I नोट हो या व्हाटसएवर वैल्यू, एक तो तरीका है कि हम इसे कुछ यानी पोजीशन से सॉल्व करें, अदरवाइज एक सबसे बेटर तरीका है कि इसे डिफरेंशिएट कर दें। जहाँ पे 0 आएगा वो पोजीशन या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, तो वो चीज को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब होगा क्या कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, डी आई बाई डी अल्फा। इसको डिफरेंशिएट करके बताइए क्या सब आएगा। तो यहाँ पे आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये फिर आ सकता है 2 साइन अल्फा बाई अल्फा, ये आएगा एक बार डिफरेंशिएशन करके। फर्दर और क्या टर्म्स आ सकता है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो? होगा क्या कि साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा, और यहाँ पे जस्ट अल्फा, माइनस अगर हम साइन अल्फा को एज इट इज रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, और अल्फा को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ये समझ में आया या इसे और मैं यानी सिस्टमेटिक कर दूं कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आएगा? आ गया। ठीक, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कीजिए कि फिर क्या कह रहा है ये, यानी एक्सट्रीम पे ये 0 आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा अगर 0 हो जाएगा, सो दिस गिव्स, तो एक तो देगा साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 0, या फिर क्या देगा, और अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये यानी कॉस अल्फा बाई अल्फा माइनस शायद हमारा था साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी दो चीज देगा ये ऐसा। मुझे बताइए कि ये चीज जहाँ पे है वो हमें क्या बताएगा, जहाँ पे साइन अल्फा बाई अल्फा 0 होगा वो मिनिमा बताएगा बच्चे लोग। ये वाला पोजीशन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था ना, साइन अल्फा बाई अल्फा जहाँ पे 0 होगा वो मिनिमा देगा। वहाँ इंटेंसिटी क्या होंगे, कैसे आपस में सुपरपोज करेंगे इस पॉइंट पे, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ, डिस्ट्रक्टिवली। हाँ, तो साइन अल्फा बाई अल्फा 0 होगा
which gives position of मिनिमा, दैट इज, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए? एम लेम्डा बाई ए साइन थीटा। तो पहला वाला जो पार्ट है ये मिनिमा देगा और इसकी पोजीशन ए साइन थीटा बाई एम लेम्डा होगा। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो। सर tan अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 1। आपकी आवाज चली गई, नहीं आ रही। ओके बच्चे लोग, मेरी आवाज वापस आई? आ गई सर। यस सर, आगे। यस सर। तो आ गए। ओके, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा बाई अल्फा आएगा ये, राइट। ये क्या देगा? which gives पोजीशन ऑफ, क्योंकि वो अगर मिनिमा दे रहा है इसका मतलब ये क्या देगा? मैक्सिमा। मैक्सिमा देगा, which gives position of position of maximum intensity। अब मुझे बताइए कि इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जैसे हमने ये कहा था क्या कि ये मिनिमा देगा, और मिनिमा कब देगा? तो इससे पहले अगर मैं अल्फा की बात करूं, यानी यहाँ पे जहां पे मिनिमा होगा वहां पे अल्फा कितना होगा? जहां पे मिनिमा होगा वहां पे अल्फा एम पाई ना, तो अल्फा एम पाई होगा और वहां पे पोजीशन ए साइन थीटा बाई एम लेम्डा होगा। यहाँ मुझे बताइए कि जहां पे मैक्सिमा होगा, जैसे यहाँ आपने निकाल लिया कि अल्फा की वैल्यू एम पाई होगी, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहाँ मुझे कोई बता सकता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सर जब अल्फा बहुत छोटा होगा तो tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। अल्फा अगर काफी छोटा होगा तो यानी हम इसको tan अल्फा इक्वल टू अल्फा कह सकते हैं। अच्छा, सो होगा क्या कि यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू कोई कहे कि कितने पे होगा तो आप क्या बता सकते हैं? 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7। ऐसा होगा। होगा क्या कि यानी सॉल्विंग ग्राफिकली, क्योंकि वो ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। ट्रांसडेंटल इक्वेशन मतलब कि उसका जनरल सॉल्यूशन हम जनरल तरीके से नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकल तरीके से। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई मेथड नहीं है जहां से इसको सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर पाए, राइट। तो इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, यानी अल्फा और tan अल्फा की ग्राफ को प्लॉट करते हैं और फिर हम फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्विंग ग्राफिकली वी गेट values of alpha। सो वैल्यूज ऑफ अल्फा में मिलता है। अल्फा की वैल्यू क्या क्या सब मिल सकता है जो जब ये सेटिस्फाई होगा? तो एक तो वैल्यू होती है 0, दूसरा होता है 1.430 पाई, उसके बाद हो सकता है यानी 2.450 पाई, उसके बाद होता है 3.47 पाई एंड सो ऑन। ऐसे इसके अल्फा के वैल्यूज होते हैं, राइट। सो अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यानी अल्फा का वैल्यू ऐसा मिलेगा, राइट। सो होगा क्या कि अब ये जो मैक्सिमा है वो दो टाइप के होते हैं। जैसे देखो अभी तक जो हमने मिनिमा कहा, मिनिमा कितने टाइप का होगा? एक ही टाइप का। एक ही टाइप का है ना, अल्फा जहाँ पे इक्वल 0 तो नहीं जहाँ हो। पे अच्छा इंटेंसिटी मैक्सिमा बिल्कुल है ना। 0 है, राइट।
बट यहाँ मैक्सिमा जो होगा उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होगा कि अल्फा यानी जहाँ पे अल्फा 0 है और इसके बाद और सारा जो वैल्यू है वो, तो मैक्सिमा हमारे यहाँ दो टाइप के कैटेगरीज होगी। एक को हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। सो अल्फा प्रिंसिपल। सो होगा क्या कि सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी पूरे स्क्रीन पे। जैसे देखिए मिनिमा हमने क्या कहा था कि इंटेंसिटी 0 होगी, इंटेंसिटी हर एक जगह 0 होगी, यानी इंटेंसिटी हर एक मिनिमा पे 0 होगा, या कुछ ऐसा भी पोजीशन है जहां पे इंटेंसिटी थोड़ा सा मिनिमा पे ज्यादा भी हो सकता है। हर एक जगह 0 होगा वहाँ। 0 होगा सर। हाँ, तो इसका मतलब वो ऐसा मिनिमा है जहां पे इंटेंसिटी हर एक जगह 0 होगा, क्योंकि मिनिमा मतलब 0 इंटेंसिटी हमेशा नहीं होता ना। वाईडीएस में मुझे बताइए मिनिमा पे इंटेंसिटी हमेशा 0 होता है या फिर कहीं नॉन जीरो भी वैल्यू हो सकती है? नॉन जीरो भी होता है। हाँ, अगर I1 I2 अनइक्वल हो तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमा तो होगा बट नॉन जीरो वैल्यू होंगे। I1 I2 इक्वल हो तो फिर हर एक मिनिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 0 होगी। हाँ, 0 होगी। सो यहाँ पे मिनिमा की इंटेंसिटी 0 है। ये एक चीज और कंफर्म करता है पीछे जो मैंने कहा था, मैंने आपको एजम्पशंस कहा था कि मान लीजिए कि देयर आर n नंबर ऑफ वेव हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड। सो अनलेस दिस वेव do not have the equal amplitude, there may be no chance to having the zero intensity। जब तक सारे वेव का इक्वल एम्पलीट्यूड नहीं होगा तब तक हम जीरो इंटेंसिटी नहीं कह सकते थे, क्योंकि जब कभी आउट ऑफ फेज में जीरो इंटेंसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। जैसे यस देखिए सर। जब हम वाईडीएससी की बात करते थे, वाईडीएससी में इंटेंसिटी मिनिमा का कितना होता था, √I1 रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल ये स्क्वायर होता था ना मिनिमा, आई मिनिमा की वैल्यू, होल राइट। स्क्वायर। और ये 0, ये 0 कब होगा, जब I1 इक्वल टू I2 होगा तभी ना। और ये 0 यस सर। ये कब होगा, जब E1 इक्वल टू क्या होंगे, E2 होंगे, तभी 0 होगा ना। हाँ यस सर। सर। तो अब अगर शुरू में हमने एजम्पशंस क्या माना था कि स्लिट से हर एक रेज की एम्पलीट्यूड इक्वल है, अगर किसी रेज की एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो तो आपस में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो आपको लग रहा है कि वहां पे कोई चीज यानी कंप्लीटली 0 हो जाएगा? नहीं सर, कुछ हाँ, रहेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए दो ताकतवर आदमी को आप लड़ा दीजिए आपस में, राइट, उन लोगों के बीच झगड़ा लगा दीजिए, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दीजिए, दोनों इक्वली ताकत के है तभी तो वो दोनों यानी यानी एनिहिलेट हो जाएंगे या डाइड होंगे ना, मरेंगे ना। तो यहाँ पे भी यस सर। हाँ, यहाँ पे भी टोटल n नंबर ऑफ जो एम्पलीट्यूड था वो सारा का सारा इक्वल ही होगा। शुरू में भी हमने इक्वल माना था, इक्वल ही होगा तभी फिर क्या होगा कि डार्क में मिनिमम कंप्लीटली 0 होंगे। और एक्सपेरिमेंटल भी इस बात का वेरीफाई है कि जहां जहां डार्क होगा वहां वहां इंटेंसिटी कंप्लीटली 0 होगी। सो अब हम एक बार मैक्सिमा की बात करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा किसको कहेंगे, राइट। तो नाम से ही क्लियर है किसको कहा जा सकता है, मैक्सिमा एट दी सेंटर। मैक्सिमा सेंटर। सेंटर पे जो मैक्सिमा होगा वो होगा। मुझे बताइए कि सेंटर वाले मैक्सिमा पे हर एक रेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, सेंटर पे 0 हर एक होगा। रेज के बीच 0 होगा 0। ना। हर एक रेज के बीच अगर फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी होनी चाहिए, यस सर। क्योंकि अगर सबके बीच फेज 0 है तो सारे रेज कैसे यानी आपस में सुपरपोज करेंगे कंस्ट्रक्टिव तरीके से ना। यस सर। हाँ, तो सेंटर पे क्या होगा, हर एक रेज के बीच यानी इंटरफेरेंस यानी हर एक रेज जो होंगे वो इन फेज में सुपरपोज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एट सेंटर each rays merging from the slits superpose in फेज। और अगर सुपरपोज फेज में होगा इसका मतलब इंटेंसिटी हाईएस्ट होंगे, देयरफॉर इंटेंसिटी इज हाईएस्ट, इंटेंसिटी हाईएस्ट होगा। अब होगा क्या कि यहाँ अगर मैं इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कहूँ या यानी I इक्वल टू I नॉट
साइन अल्फा बाई अल्फा और स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि सेंट्रल मैक्सिमा मतलब का क्या, कहाँ का इंटेंसिटी? सेंटर का इंटेंसिटी सेंटर का। सेंटर पे। और सेंटर का, और फिर वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? तो अभी हमने क्या कहा कि एट यानी सेंट्रल मैक्सिमा, एट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा को आप क्या कह सकते हैं कि थीटा कितना है? हाँ थीटा 0। 0। थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय लेम्डा ए साइन थीटा, वो भी 0। थीटा अगर 0 है तो फिर अल्फा की वैल्यू 0 टेंस होगी। टू 0 ना, या यहाँ टेंस टू कर लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थीटा टेंस टू 0 तो अल्फा भी टेंस टू 0। अगर अल्फा टेंस टू 0 है तब इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी? लिमिट से निकलेगी ना। यस सर। क्यों लिमिट से निकलेगा? क्योंकि ये साइन अल्फा बाई अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0/0 केस होगा ना, ऐसा। तो 0/0 केस होगा। इसका लिमिट मुझे बताइए कितना होगा? आई नॉट होगा। आई नॉट होगा ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रूल होता है क्या, लिमिट थीटा टेंस टू अगर 0 हो तो आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में ना, कि अगर थीटा 0 हो तो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आई की वैल्यू आई नॉट होगा। और ये जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। क्यों मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी? क्योंकि सारे रेज वहां पे इन फेज में सुपरपोज कर रहा है, इसलिए ये उस पॉइंट पे हाईएस्ट इंटेंसिटी पॉसिबल होगा। ठीक। सर यहाँ पे अल्फा अगर 0 को टेंड कर रहा है मतलब बहुत छोटा है, तो साइन अल्फा को अल्फा ले लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी होगा क्या? नहीं, कैंसल आउट नहीं, यानी लिमिट वाला केसेस है। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि साइन थीटा बाई थीटा ना, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 तो आपको क्या लग रहा है? साइन थीटा भी 0 होगा तो 0/0 केस होंगे ना। 0/0 इसका मतलब वहां पे क्या है? 0/0 का मतलब क्या? 5 इंडिटरमिनेट 10 फॉर्म। 20 कितना? 0/0 का मतलब कितना बचे लोग? कितना होता है वो 0/0 की वैल्यू? कुछ भी सर, नॉट डिफाइंड, कुछ भी वो हो। हाँ, वो नॉट डिफाइंड नहीं, मतलब डिफाइंड तो होता है बट अनडिटर्मिनेट कहते हैं। अनडिटर्मिनेट मतलब आपको पता नहीं है वहां पे, यानी उसको जनरल तरीके से नहीं बताया जा सकता। जैसे देखिए 10² माइनस 10² 10 - 10, ये आपको कितना लग रहा है? 0 ना। 0/0 है ये 10² माइनस 10² डिवाइड बाई 10 ना। तो ये 0/0 केस है। बट इसको अगर हम इवलेट करें 10 - 10 और 10 + 10 से, तो यहाँ पे 10 - 10 ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे 20 ना। इसी तरीके से आप 20² माइनस 20² करते तो फिर कितना आता? 40 आता। सर वहाँ पे आपने 0/0 काट के 1 भी तो लिखा है। हाँ, ये 10 - 10 10 - 10 तो ये आपस में कैंसल आउट हो गया तो फिर कितना बचा? नहीं, 10 + आपने 10। 1 लिखा ना उसको, 0/0 को। हाँ, नहीं, तो ये अभी तो अपने 0/0 है ना। अपने 1 मान लिया ना सर उसको, तभी तो 20 आया। उस 0/0 को तो आपने 1 माना ना, 10 - 10 तो 0 हुआ। 0/0 कितना होगा? उसको तो आपने 1 मान लिया ना सर वहाँ पे उस एग्जाम्पल में। हाँ, ये वाला जो केस होगा, जैसे 10/10 ये कैंसल आउट होकर के 1 हो जाएंगे ना। वही तो सर, आप कैंसिल नहीं कर सकते ना, फिर तो आपने 0/0 को वैल्यू दे दी ना। अच्छा, ठीक है। सो होगा क्या कि इसी से अगर सपोज कीजिए, ये हमारा कहने का पर्पस था क्या कि अगर यानी अनडिटर्मिनेट केसेस हैं उसके कुछ भी वैल्यू पॉसिबल्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है, आप कैसे लिमिट निकाल रहे हैं ना। तो जब कभी अनडिटर्मिनेट केस होता है तो हमें लिमिट निकालना होता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा कोई एक माउंटेन है, ये वाला पॉइंट, राइट। और यानी उस पॉइंट पे अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि x की वैल्यू 0 है, इस 0 पे एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कि माउंटेन का पीक है क्या, मतलब किसी तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आप अगर वहां नहीं पता कर सकते हैं, तो लिमिट मतलब क्या होता है कि आप इधर से एक बार मूव कीजिए, इस चीज को 0+ लिमिट कहा जाएगा। यानी आप क्या कीजिए कि आप यानी माउंटेन पे ना इधर से मूव करना शुरू कीजिए और फिर यहाँ पे जाके देखिए कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था। लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होगा बच्चा? फिर इसका मतलब कि आप नेगेटिव साइड से इसके तरफ आइए। 0 - ये आपने पढ़ा है ना, 0+ लिमिट 0 - लिमिट। तो फिर नेगेटिव साइड से आप यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला। अगर दोनों साइड से जाने पे आपको एक ही चीज मिला तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट करना ना।
अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों अगर आपको इक्वल वैल्यू दे तो हाँ यस हाँ, सर। तो दोनों साइड से अगर आप गए पहाड़ पे देखने और दोनों साइड से आपको एक ही पीक दिखाई दी, इसका मतलब x=0 पे जो अदरवाइज नहीं पता करना था, नहीं पता हो रहा था, दोनों साइड से अगर एक ही चीज दिखाई दी, इसका मतलब वहां पे वो चीजें वैल्यू है। इसलिए लिमिट में हम क्या करते हैं कि जहां पे अदरवाइज नहीं पता करना होता उधर राइट से भी एक बार मूव करते हैं, लेफ्ट से भी मूव करते हैं, और फिर अगर दोनों राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट एक ही चीज देता है तो हम कहते हैं कि इसका मतलब वो है। तो ऐसे ही साइन अल्फा बाई अल्फा के जब हम लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी अगर राइट और लेफ्ट दोनों से मूव करें तो। ठीक है बच्चे लोग? यस ओके, सो सर। आई की वैल्यू हमारा ये जो होगा वो आई मैक्स होगा। ये लिख लिया था आप लोगों ने? यस नो सर। सर। सर यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर है, हाँ, स्क्वायर होगा। तब ये 1 कैसे हो जाएगी लिमिट? इसलिए कि जब कभी हम लिमिट निकालेंगे तो ऐसा अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा और बाई अल्फा सबका ये स्क्वायर। सिर्फ 1 होता है। हाँ, और इसकी इस वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये पूरा स्क्वायर कैसे हो गया? हमने लिमिट अभी लिया है ना, तो लिमिट साइन अल्फा बाई अल्फा इसके टर्म्स में लिया ना, तो जब होल स्क्वायर करेंगे यानी सारा का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि ये लिमिट अल्फा मतलब ये इसका कोई यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये बस ये करता है, ये इंडिकेटर है कि हम अभी लिमिट निकाल के बता रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है उस चीज का। सर पूरा स्क्वायर थोड़ी लेते हैं, मतलब वो तो सिर्फ उसका पर्टिकुलर स्क्वायर वाले का लिमिट हम लोग लेंगे ना, ठीक है, आप पूरे थोड़ा का सा, स्क्वायर। या क्या कह रहे हैं पूरे का स्क्वायर यानी ये सारा का सारा टर्म्स? हाँ, ये पूरा स्क्वायर नहीं लेते जो आप उधर के, साइन अल्फा बाई अल्फा के होल स्क्वायर की लिमिट लेनी है, अल्फा टेंस टू 0, तो डायरेक्ट तो 1 नहीं लिख सकते उसको, कुछ आप और होगा वो तो। थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स पढ़िए, ठीक, लिमिट वाला चैप्टर, फिर वहां पे देखिए साइन अल्फा बाय अल्फा की लिमिट और साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर की लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक, ओके। सो यहां तक ये समझ में आया, आई की वैल्यू आई मैक्स होगी, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, और एक और चीज है, वो कैसे पता कि वो जो पिछली प्रीवियस कंडीशन आई है चैप्टर वो दीजिए। मैक्सिमा होगा? अच्छा, ये कैसे? एक तो अभी अभी जैसे हमने कहा कि अगर किसी पॉइंट पे ना सारे के सारे इन फेज में यानी सुपरपोज करेंगे तो इन फेज में क्या होगा, वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। जैसे वाईडीएससी की जब हम बात करते थे, वहां पे मैक्सिमा कहाँ पे बनता था, जहाँ पे सारे रेज क्या होते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। तो मैक्सिमा पे वाईडीएससी में कितनी वैल्यू होती थी मैक्सिमा पे? 4i0। 4i0 से ज्यादा कहीं कोई वैल्यू होती थी क्या? कहीं ऐसा कोई नहीं। पॉइंट है जहाँ 5i0? तो होगा क्या कि इस पॉइंट पे i0 की जो वैल्यू है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ सारे रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इसका मतलब उस स्क्रीन पे कोई ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे सब आपस में दोस्ती कर लिया। इसका मतलब कि वहां जितनी पॉसिबल वैल्यू होगी उससे ज्यादा और कहीं पे नहीं हो सकती है, कहीं होगी तो उतना होगी बट उससे ज्यादा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि यानी आप यानी इस क्लास में अगर 100 बच्चे थे और हर एक को ना 10-10 रुपीज कंट्रीब्यूट करनी थी, अगर एक बार सारे के सारे बच्चे ने कंट्रीब्यूशन दे दी तो वो पैसा हाईएस्ट होगा ना। अब होगा क्या कि अब कहीं भी वो सारा क्लास कहीं मूव करने जाए तो हमें पता है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, तो उस पॉइंट पे सारे के सारे इन फेज में थे तो ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था इंटेंसिटी का। अब कहीं भी क्या होगा तो हाईएस्ट होगी तो इतनी ही होगी बट इससे ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आई मैक्स है। सर ये नहीं पूछ रहे थे, वो जो मैथमेटिकल कंडीशन आप निकाले कॉस अल्फा बाई अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, वो जो आया था, 2 फैक्टर आया था ना, तो एक फैक्टर आप बोले कि मिनिमा का कंडीशन है, तो दूसरा वाला कैसे पता कि वो मैक्सिमा का ही होगा? वो भी तो मिनिमा का हो सकता था। हाँ देखिए, ये मिनिमा वाला केस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू अगर हमने निकाला जैसे अल्फा इक्वल टू 0, एक तो आपको यानी पता करने आता है कि कोई चीज कहाँ पे मिनिमा होगा कहाँ पे मैक्सिमा, डबल हाँ डिफरेंशिएट करके D2। निकालते हैं ना। हाँ, तो एक तो हाँ हाँ। तरीका है कि इसको ना डबल डिफरेंशिएट करके पता कर लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, राइट। बट वहां पे हम उतने लेंथी वाले प्रोसेस से नहीं जाएंगे, हमें फिजिकली पता है कि अल्फा 0 का मतलब क्या, सेंटर ना। हाँ फिजिकली पता है सेंटर। अल्फा मतलब कितना, थीटा इक्वल टू 0, और थीटा 0 तो आपको लग रहा है कि यहाँ से जो भी रे जाएगा सबके बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा, यस सर। और पाथ डिफरेंस 0 होगा तो ऑप्टिक्स से हमें पता है कि ये चीजें वहां पे हाईएस्ट होगी।
ठीक है आगे। हाँ, अदरवाइज एक तरीका था मैथमेटिकली, बट वो आपको पहले से पता है। अभी हम यहाँ ऑप्टिक्स डिस्कस करें तो बेटर है कि उस चीज को ऑप्टिक्स अगर बता पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें पता है ठीक कि है। अगर पाथ डिफरेंस 0 होगी तो ऑब्वियसली वो पॉइंट हाईएस्ट वाला होगा। ठीक, आ गया सर, थैंक यू। ओके। सो ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। ओके, सो ये हमारा आई मैक्स था, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? तो अल्फा यानी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी थीटा इज टेंड्स टू 0। इस चीज को एक बार वर्डिंग में लिख लेते हैं कि थोड़ा सा काम आएगा। दैट इज in case of single slit diffraction, intensity on the screen in front of the slit, जस्ट स्लिट के सामने लाइट की इंटेंसिटी क्या आई है? मैक्सिमम। ये आपको लग रहा है कि इनएविटेबल था, ऐसा आना ही था कि अगर सपोज कीजिए यहां सामने में आप लाइट फॉल करवा रहे हैं, आपने दीवार में यहां छेद किया है, तो जस्ट छेद के जस्ट सामने, होल के जस्ट इन फ्रंट इंटेंसिटी की क्या एक्सपेक्टेशन थी? सारी रेज मिल आई नॉट। हाईएस्ट, हाईएस्ट ना। अगर सपोज कीजिए दीवार में आपने होल किया तो दीवार के जस्ट सामने आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि इंटेंसिटी हाईएस्ट हो। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि जहां आपका होल है जस्ट होल के इन फ्रंट में इंटेंसिटी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। उसके इधर बियॉन्ड जाया जाए तो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकता है, बट उसके उस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। और इस इंटेंसिटी को हम कहेंगे क्या जहां पे ये हाईएस्ट है? इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। ठीक, क्लियर है हाँ बच्चे लोग? सर। ओके। अब होगा क्या कि और जो हमें अल्फा का पॉइंट मिला है, जैसे देखिए अल्फा का एक पॉइंट हमने इसे डिस्कस कर लिया जहां पे सारे के सारे आपस में क्या थे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस में थे। अल्फा को जो दूसरा कोई पॉइंट है, मान लेते हैं दूसरे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ना आपका इंटेंसिटी कुछ ऐसा आएगा। मान लेते हैं कि ये ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे दूसरी बार यानी इंटेंसिटी या जहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू ऐसा करके आया, वहां पे आपको लग रहा है कि सारे रेज इन फेज में सुपरपोज होंगे? नहीं सारे रेस के बीच आपको लग रहा है कि वहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा? नहीं, कुछ कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं। हाँ, क्योंकि सेंटर पे क्या था, सब इक्वल पाथ कवर कर रहे थे, राइट? सब इक्वल पाथ कवर कर रहे थे, तो था क्या कि सबके बीच पाथ डिफरेंस 0 था। बट यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला यानी कम पाथ कवर करेगा, जो नीचे से जाएगा, जैसे देखिए नीचे से अगर रेज जाए, नीचे वाला यहाँ पे ज्यादा पाथ कवर कर रहा है, ऊपर वाला जो होगा वो थोड़ा सा कम पाथ कवर करेगा। हर एक पॉइंट की पाथ जो होगी वहां पे ऊपर वाले के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी। तो सेंटर को छोड़ के ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है जहां पे सबके बीच पाथ डिफरेंस 0 हो। सारा रेज जो होगा वो इक्वल पाथ में होगा या सब्सिक्वेंट इक्वल पाथ में होगा। जैसे देखिए सेंटर पे यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऊपर वाला रेज था सबसे ऊपर, इसके बराबर कौन सा पाथ था? इस रेज को कौन कैंसल आउट कर रहा था? इसको मारने वाला कौन सा रेज था एकदम जहां से नीचे निकला था? वाला। एकदम नीचे एकदम वाला, नीचे। ये वाला। क्लियर है? इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा वो यहाँ से जस्ट ऊपर वाला होगा, वो सारा का सारा कैंसल आउट कर रहा था। यहाँ से उस वाले पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब सारे रेज जो होंगे वो इन फेज में नहीं होंगे। अगर इन फेज में नहीं है तो आपको लग रहा है कि वहां पे इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी। अगर सारा रेज इन फेज में नहीं होगा तो यस सर। राइट, अगर सारा रेज इन फेज में नहीं है तो वहां पे हाईएस्ट इंटेंसिटी नहीं होगी। हाईएस्ट इंटेंसिटी से क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। तो वहां पे हाईएस्ट इंटेंसिटी से इंटेंसिटी स्लाइटली कम है, इसलिए इसको मैक्सिमा नहीं कहा जाता, इसको सेकेंडरी हम मैक्सिमा कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मुझे बताइए प्राइमरी मैक्सिमा का पोजीशन में फिजिक्स क्या था? वहां पे क्या हो रहा है प्राइमरी मैक्सिमा में, सॉरी प्राइमरी मिनिमम में? तो वहाँ पे इंटेंसिटी हम लोग 0 लिए थे। सारे
आउट फेज में मिल रहे हैं, ठीक, और इसलिए इंटेंसिटी वहां पे 0 है, क्योंकि सब आउट फेज में, इसलिए इंटेंसिटी 0 है। सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या हुआ था? सारे इन फेज में मिल इन रहा है फेज सर। में था। इसलिए इंटेंसिटी मिल रहा है। मैक्सिमम है। सेकेंडरी मैक्सिमा पे क्या होगा, थोड़ा सा प्रिडिक्ट कीजिए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी सर, वो जो सेंट्रल मैक्सिमा है। कुछ रेज जो होगा वो इन फेज में होगा, कुछ जो होगा वो आउट फेज में होगा। जैसे मान लीजिए कि स्लिट से यहाँ किसी और पॉइंट पे, ये जैसे देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ना टोटल हमारे पास 100 रेज निकला। यहाँ से मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रेज 100 है। इस पॉइंट पे अगर 98 इन फेज में मिक्स हुआ और 2 अगर सपोज कीजिए आउट फेज में मिक्स हुआ, आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे अब हाईएस्ट इंटेंसिटी आएगी आई नोट, जैसे जितना सेंटर पे आया था? नहीं, क्योंकि No, होगा sir. क्या कि ये दो आपस में आउट में हो गए तो ये आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ बचा 98, तो 98 रेज जो आपस में इंटरफेस करके जो भी निकालेगा वो निकालेगा। तो जो और सब्सिक्वेंट मैक्सिमा वाला पोजीशन होगा वहां पे सारे के सारे इन फेज में नहीं जाएंगे, कुछ कुछ जो होगा वो आउट फेज में जाएगा। जैसे मुझे बताइए, और अगर कोई ऊपर जाए तो फिर क्या होगा वहां पे? तो और ऊपर जाने से क्या होगा कि पहले 98 इन फेज में था, 2 आउट फेज में था, तो कुछ ऐसे भी होंगे कि अब की बार और हाइयर जाने पे कि 10 आउट ऑफ फेज में है, या फिर ऐसा 90 आउट ऑफ फेज में है, यानी 90 इन फेज में है और 10 आउट ऑफ फेज में। इसका मतलब आउट ऑफ फेज ज्यादा होता जाएगा तो इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा हम उसको कहेंगे। उस चीज को प्राइमरी मैक्सिमा इसलिए नहीं हम कह पाए क्योंकि प्राइमरी मैक्सिमा वो पोजीशन था, या मैक्सिमा वो पोजीशन था जहां पे सारे इन फेज में मिक्स होंगे। क्योंकि आगे जब हम ग्रेटिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा स्लिट होगा, तो ये वर्ड जो है मैक्सिमा, उसको हम इस बात के लिए रिजर्व करके रख रहे हैं कि वो ऐसा पोजीशन होगा स्किन का जहां पे सब इन फेज में मिक्स होगा। चीज समझ में आई कि मैक्सिमा का जनरल मीनिंग क्या होगा? हम इस बात को किस चीज के लिए रिजर्व रखेंगे, ये टर्म्स? यस सर। जहां पे Rating के सारे लिए। के सारे क्या होगा, इन फेज में होगा। सेकेंडरी मैक्सिमा को किस चीज के लिए हम यूज करेंगे? सर जहाँ प्राइमरी वाले से कुछ कम हो मैक्सिमा की स्ट्रेंथ। हाँ, सेकेंडरी मैक्सिमा यूज करेंगे जहां पे कुछ इन फेज में हो, कुछ आउट फेज में हो। उस वो ऐसा पोजीशन जहां भी होगा उसको कहेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। हाँ, जहां पे सब इन फेज में होंगे उसको प्राइमरी मैक्सिमा कहेंगे, या जस्ट मैक्सिमा कह सकते हैं। जहां कुछ इन फेज में होंगे बट कुछ आउट फेज में होंगे, उस पोजीशन को नाउ वन वर्ड क्या नाम देंगे हम? सेकेंडरी Secondary मैक्सिमा। Secondary maximum. maximum. तो इसका हम डिफिनीशन क्या कहेंगे कि इट इज पोजीशन on the screen where some rays superpose in phase and some in out phase। और अगर ऐसा होगा कि कुछ इन फेज में होगा और कुछ आउट फेज में होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि सर इंटेंसिटी घट जाएगी कम पहले हो प्राइमरी जाएगी। वाले से। प्राइमरी मैक्सिमा या मैक्सिमा के कंपैरिजन में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देयरफॉर इंटेंसिटी will be less than the central maxima। ये फिजिक्स समझ में आया कि सेकेंडरी मैक्सिमा पे क्या होगा और इसका एंड इफेक्ट क्या होगा? कुछ इन हाँ। फेज में होंगे, कुछ आउट फेज में होंगे, इसलिए इसकी इंटेंसिटी उतना नहीं होगा जितना प्राइमरी मैक्सिमा का था या जितना सेंटर पे था। ये बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब मुझे बताइए सेकेंडरी मैक्सिमा, हमारा मैक्सिमा का वैल्यू क्या क्या सब है? तो मैक्सिमा का वैल्यू है 0, 1.43 पाई, 2.45, 3.47। इसमें 0 वाला वैल्यू कौन सा था? जहां पे सारे इन फेज में थे। इसका मतलब ये सारा वैल्यू फिर कौन सा होगा? Secondary maximum. हाँ, सेकेंडरी मैक्सिमा का, जहां पे कुछ इन फेज में होंगे, कुछ आउट फेज में होंगे।
तो जो हम यहाँ पहला पे वाला होगा मतलब 1.40 जो पीछे था पाई, हाँ तो हाँ ये वाला यही ना होगा सेकेंडरी मैक्सिमम, ये हाँ बाकी ये सब भी हाँ, होंगे। ये सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। यहाँ पे भी अब यही होगा। अब जितना आदमी दूर मूव करता जाएगा ना स्क्रीन से, वो हर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे कुछ इन फेज में होंगे, कुछ आउट फेज में। जैसे इसको ये क्या ऐसा बोलेंगे, पॉइंट होगा इसको कि भी मान लेते सेकेंडरी हैं, मैक्सिमा ही बोलेंगे। क्या करें, हाँ सबको मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ अच्छा, पे सिंगल सीट में एक ही प्राइमरी मैक्सिमा होगा जो सेंटर पे होगा। इधर सारा पोजीशन जो होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा का होगा, क्योंकि हर एक जगह इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये थीटा है ना कि अल्फा है? ये ये थीटा होना अल्फा है, चाहिए ना। अल्फा अल्फा। आप बोल रहे हैं स्क्रीन से दूर जा रहे हैं, तो स्क्रीन से दूर जा रहे हैं मतलब वो थीटा ना हुआ, अल्फा कहाँ हुआ? थोड़ा सा अल्फा सोचिए बराबर फिर आप डी साइन थीटा होता है ना। सो होगा क्या कि पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाय पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आर। बताइए अल्फा का कौन कौन सा वैल्यू को सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे? 1.4804, उसके बाद 2.455, 3.475। एंड सो ऑन। ये होगा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अल्फा का वैल्यू था क्या? पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। अच्छा, यहाँ एक और चीज, ये जो हमने लिखा ना अल्फा का, ये याद रखना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। ये वैल्यू की यानी ये वैल्यू क्या था, है ना 1.43 पाई 2.45, ये याद रखना मुश्किल काम है ना। अभी तो याद है बहुत। आपको, बट हो सकता है यस कि सर। 2 दिन के बाद ना या कल आप भूल जाए। तो होगा क्या कि इसी को अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज इसे याद रखने के लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में लिखा जा सकता है 1.43 पाई को। इसे लिखा जा सकता है 1.5 पाई, इसे लिखा जा सकता है 2.5 पाई। फिर और क्या होगा? ये अब इजी है याद 3.5, रखना। 4.5, हाँ अब आसान। और इसको यानी अगर मैं अब रेडीमेड फॉर्मूला बताऊं तो मुझे बताइए क्या हम लिख सकते हैं रेडीमेड फॉर्मूले में? n+1/2 पाई जा n 0 से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा हम शुरू करें कि ऐसा लिखा जा सकता है, यस सर। बट m की वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या होगा अगर हम ऐसा लिखते हैं तो? 0, 1, 2 सब हो जीरो सकता है। कहाँ होगा सर? जीरो वन से स्टार्टिंग होगी। जीरो रखेंगे तब तो पाई/2 हो जाएगा ना। पाई/2 नहीं है ना, 1.5 है ना। हाँ ये और जीरो, हाँ ये यानी 1 से शुरू होगा 5 सोन। तो ये सारा का सारा अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब मुझे बताइए कि पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे बता सकते हैं? ये तो कंडीशन हमारा था। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बताइए। अल्फा इजकल टू होता क्या है? तो पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, और ये रफली किसके बराबर था? ये रफली बराबर होगा 2m+1 और ये पाई/2। इसको सॉल्व करके मुझे एंगुलर पोजीशन बताइए कि कहाँ पे होगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा और लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा बता दीजिए, सॉरी मैक्सिमा का। इसको सॉल्व कीजिए और मुझे एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा बताइए। एंगुलर पोजीशन 2m+1 लैम्डा बाई ए ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, और जब थीटा स्मॉल होगा तो वो 2m लगभग 2m+1 लैम्डा बाई ए हो जाएगा। लीनियर पोजीशन 2m+1 tan फिर साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए होगा, और जब थीटा स्मॉल होगा तो 2m+1 लैम्डा डी बाई ए। सो होगा क्या कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा की अगर बात करें, एंगुलर मैक्सिमा कहें या सेकेंडरी मैक्सिमा कहें? सेकेंडरी कहिए। सेकेंडरी। सेकेंडरी मैक्सिमा ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इजकल टू रफली होगा ना वैल्यू 2m+1 लैम्डा बाय 2a, जहाँ पे m की वैल्यू कितना 1 2 3 4 ऐसा। और लीनियर पोजीशन क्या होगा? d tan थीटा। इसे स्मॉल एंगल के लिए लिख लेते हैं लीनियर पोजीशन
फॉर अ स्मॉल एंगल y इक्वल टू कितना, और ये रफली होगा तो y इक्वल टू आ जाएंगे 2m प्लस 1 लैम्डा बाय 2a इंटू डी। And that is the theory of single slit. यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे लोग? हाँ आ गया। सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। ओके। सर एक और चीज पूछनी थी आपसे। बताइए। सर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अगर सर इसको आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो 1 मिनट का है सर। इंटेंसिटी आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर था ना। तो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम उसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा रहने देते हैं, अल्फा की जगह पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा रख देते हैं। अगर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो साइन अल्फा और साइन थीटा मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अगर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हाँ, तो साइन अल्फा और साइन थीटा से एक बार उसको लिख दीजिए। वही बोल रहे इसकी वैल्यू मैक्स होना चाहिए। सर उसको हम थोड़ा सा एक बार उसको तोड़ के लिख दीजिए, साइन अल्फा बाई पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए उसको। होगा क्या कि इसकी ज्वाइंट वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, अलग अलग करके हम नहीं कह सकते। अच्छा क्योंकि अलग अलग वाला जो टर्म्स है ना वो 0/0 केस देगा। कोई ऐसा सिचुएशन है जैसे हमने सेंट्रल की बात कही थी, तो ये भी 0 ये भी 0, तो अलग अलग कहिए तो ये कम, नीचे 0 जो होगा वो भी कम, बट इसकी वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे हाईएस्ट है। सर 0/0 नहीं मतलब आ रहा है। हाँ तो वो मिनिमा वाला जो वैल्यू होगा वो तो 0 आएगा ही ना, मिनिमा वाले पे वो 0 आ जाएंगे। जैसे देखिए अगर आप i की वैल्यू कहते हैं ना i इक्वल टू आई नॉट और साइन, और अगर आपने अल्फा बाय अल्फा, मिनिमा पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? मिनिमा पे 0, तो फिर i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी ना। तो बस अल्फा की जगह एक बार लिखिए ना पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा, एक बार लिख दीजिए। अच्छा ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितना लिखूं? वहां नहीं नीचे, वहां नहीं, वहां अल्फा रहने दीजिए, नीचे हाँ। और ऊपर में फिर क्या लिखूं? ऊपर अल्फा रहने दीजिए। अच्छा, उससे ये जोगरनट ना थोड़ा सा आप यानी घर पे एक बार कीजिए, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाइए, फिर मुझे आप बताइएगा। ठीक, पहले 1-2 बार सोचिए इसको, अभी इसे घर पे आप कीजिए। जो भी आपका है वो थोड़ा सा घर पे सोचिए, फिर डाउट अगर होता तो आप अगले दिन पूछ लीजिएगा। ओके, सो यानी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ तक क्लियर है बच्चे लोग? हाँ यस सर। किसी और को कुछ डाउट है इसमें कॉन्सेप्चुअली? अभी जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है वो हाँ बताइए। सेकेंडरी मतलब मिनिमा की हर वैल्यू 0 इंटेंसिटी, सेकेंडरी हर मिनिमा की इंटेंसिटी 0 होती है। तो जैसे हमने अभी मैक्सिमा के सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंसेप्ट लगाया, वैसे मिनिमा की इंटेंसिटी भी मतलब से डिक्रीज नहीं, मिनिमा का ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। सिंगल स्लिट के केसेस में मिनिमा के ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे इंटेंसिटी ना यानी जैसे एक तो मिनिमा था जहाँ कंप्लीट 0 थी। अब ऐसा पोजीशन जहाँ पे 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो तो उसको ऑलमोस्ट हमने सेकेंडरी मैक्सिमा ही कह लिया है, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि कुछ इंटेंसिटी आउट फेज में होंगे, कुछ इंटेंसिटी इन फेज में होंगे, तो उसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कह रहे हैं। तो वो सेकेंडरी मैक्सिमा ऑलमोस्ट ना उस बात का भी यानी इंक्लूड हो गया जहाँ पे यानी जैसे मिनिमा था तो जहाँ पे सारे के सारे इन फेज में आउट फेज में थे वो मिनिमा हुआ। अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे कुछ रेज ही आउट फेज में हो, अगर इसका मतलब कुछ रेज ही आउट फेज में है, इसका मतलब कुछ जरूर इन फेज में है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी सर्वाइव करेगी। बाय डिफिनीशन हमने इस चीज को क्या नाम दिया है? जहाँ पे कुछ इन फेज कुछ आउट फेज में हो तो हाँ, तो इसलिए वो ना दोनों के लिए यूज हो गया है, मैक्सिमा वाले का भी
जो मीडिएटर मैक्सिमा है उसके लिए भी यूज हो गया, जो मीडिएटर मिनिमा है उसके लिए भी यूज हो गया। तो इसलिए एक ही टर्म्स होगा, वो उसको सेकेंडरी मिनिमा नहीं कह सकते। ठीक, यहाँ लेकिन पर जो यही टर्म्स ना जब हम ग्रेटिंग पढ़ेंगे तो वहां आएगा, जब एक से ज्यादा स्लिट हो ना तो हमारे पास 4 वर्ड आएंगे, यानी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा और सेकेंडरी मिनिमा। तो जब ग्रेटिंग यानी एक से जब ज्यादा स्लिट होगा तो ऐसे सिचुएशन यानी एग्जिस्ट करेंगे। तो जब हम सिंगल स्लिट के बाद पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि वहां सेकेंडरी मिनिमा का मतलब क्या है। सिंगल स्लिट में सेकेंडरी मिनिमा का मतलब नहीं है। ठीक, ओके। और कोई डाउट है किसी को कॉन्सेप्ट वाइज? सर इसमें फ्रीज मतलब कैसा बनेगा, सर्कुलर? फ्रिंज में अभी बना देता हूँ। ये बताइए अभी तक हमने जितना बनाया है वहां कोई डाउट है तो आपको बताइए। ओके, आई होप कि साइड डाउट नहीं होगा। तो ये हमने एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कहा। अब इसको हमने सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों कहा उसका एक बार हम सैंपल देख लेते हैं। व्हाई वी आर फोर्स्ड टू कॉल इट सेकेंडरी मैक्सिमा इंस्टेड ऑफ द प्राइमरी मैक्सिमा और जस्ट मैक्सिमा। तो एक बार हम इंटेंसिटी निकालते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा का। सो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, मुझे आप लोग बताइए कैलकुलेट करके कितना होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी। अल्फा 1 कितना होगा सेकेंडरी मैक्सिमा पे? 1.5 पाई। 1 पॉइंट, तो ये एग्जैक्टली नहीं होगा। एग्जैक्टली कितना था? 1.43 पाई। रफली कितना होगा? रफली होगा ना 1.5 पाई। अब मुझे इंटेंसिटी बताइए, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा I1 की वैल्यू। I1 का वैल्यू था फॉर्मूला क्या, I नॉट, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे अल्फा 1 हम लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा 1 और इसकी वैल्यू और इसका स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, I नॉट, अल्फा के जगह आप ये पुट कीजिए 1, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3π/2। यहाँ से आप जल्दी समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा I नॉट, इसे लिखा जा सकता है। कितना आया किसी का आंसर? किसी का आंसर बताइए कितना आया इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का? 4I नॉट बाई 9 पाई स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4I नॉट बाई 9 पाई स्क्वायर। इसे रफली अगर हम लिखे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I नॉट बाई 20 के आसपास। इसको फिजिकली इंटरप्रेट की कि इसका मतलब क्या हुआ। सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी थी बच्चे लोग? I नॉट थी। फर्स्ट उसके जस्ट पड़ोसी जो मैक्सिमा है वहां पे इंटेंसिटी कितनी आई है, I नॉट बाई 20 लगभग। इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा पे अगर 20 वाट का बल्ब जलता हुआ दिखाई दे तो फर्स्ट मैक्सिमा पे कितने वाट का बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा आपको? 1 वाट का ना। इसका मतलब इंटेंसिटी ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाता है, ग्रेटली रिड्यूस। सेंटर पे तो हाईएस्ट रहती है बट सेंटर से थोड़ा सा आप दूर जाए तो इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी। अगर इसका रिवर्स होता ना कि सेंटर से आप दूर जाते, सेंटर से दूर जाते और फिर इंटेंसिटी हाईएस्ट होता जाता तो फिर काफी प्रॉब्लम होता। किसका जनरेटर चल काम है। ओके, सो इसका मतलब सेंटर से हाईएस्ट दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी धीरे धीरे फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका उल्टा होता तो क्या होता कि आप सामने में टॉर्च जलाते और फिर टॉर्च से दूर दूर तक लाइट अगर जाता रहता और बढ़ता रहता तो फिर काफी दिक्कत होती ना कि आपने यहाँ बिल्डिंग में टॉर्च जलाया और फिर जितना दूर जाए वहां पे लाइट अगर काफी हाई इंटेंस होता जाए तो इसका मतलब फिर पूरा शहर जो होगा वो इल्यूमिनेटेड हो जाएंगे ना। काफी अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहां आपने ऑन किया है टॉर्च यानी जस्ट स्लिट के सामने तो हाईएस्ट लाइट है, पर दूर जाए तो धीरे धीरे लाइट कम होती जाएगी, जो एक फेवरेबल कंडीशन है कि ठीक है यानी आगे काफी दूर के बाद इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगा। सो I1 आपने यहाँ पे निकाला, कोई मुझे I2 निकाल सकता है कि कितना होगा सिमिलरली जैसा I1 मैंने निकाला है, I2 की वैल्यू? तो आप साइन अल्फा 2 रखेंगे। सो सिमिलरली I2 अगर हम कहें intensity of second
सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा पे अल्फा 2 कितना था? 2. I2 की वैल्यू अगर हम कहें तो I0 साइन अल्फा बाय अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा 2 की जो वैल्यू थी वो था 2 या इसे हम लिख सकते हैं 5π/2। ठीक, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे लोग? ये आ जाएगा 4I0 25π², जो रफली कितना होगा? मुझे लगता है 80 टाइम्स के आसपास होगा लगभग, क्योंकि 4 से अगर हम करें तो 6 और ये 9, तो 6 और कोई 70-80 टाइम्स के आसपास होगा। ठीक, तो ये I2 जो होगा वो काफी कम होगा, राइट। पहले के कंपेरिजन में भी काफी कम हो जाएंगे, पहले तो 20 टाइम्स कम हो गए थे, बट ये ऑलमोस्ट 70-80 टाइम्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए आप और अगर हायर वैल्यू निकालते जाएं इंटेंसिटी काफी कम होता जाएगा। हाँ बताइए। 61 टाइम्स कम हो जाएगा ये। अच्छा, 61 टाइम्स, ठीक है। सो इसका मतलब कि अब आपको समझ में आया कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी यहाँ जो मैंने हाईएस्ट लिखा था, डज इट सिग्निफाई यानी सिग्निफाई नाउ कि व्हाई इट इज कॉल्ड हाईएस्ट? इसके मैचिंग में और कोई नेबरहुड में ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जहां पे इसके मैचिंग में इंटेंसिटी हो, इवन काफी ग्रेटली रिड्यूस्ड वैल्यू है। तो और ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन, फिजिक्स में क्यों यहीं पे ज्यादा है वो समझ में आ गया था। वो तो मैथमेटिक्स अभी रीजन था कि इंटेंसिटी कम होती जाएगी वो, बट फिजिक्स में ये समझ में आया था कि यही क्यों ज्यादा है और धीरे धीरे कम क्यों होता जा रहा है, ये फिजिक्स में क्लियर है। यस सर। सेंटर पे हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि सारे इन फेज में आ गए थे, दैट्स व्हाई इट वाज द हाईएस्ट वैल्यू। धीरे धीरे कम क्यों होता जा रहा है, इसको मुझे एक्सप्लेन कीजिए। व्हाई द इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग डाउन? क्योंकि कुछ आउट ऑफ फेज। हाँ, और जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ rays which is meeting out of phase will increase and number of rays which is meeting in phase will decrease, that's why the intensity start decreasing। ठीक, आ गया सर। हाँ बताइए। सर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सर लैम्बडा जो भी हो और स्लिट विड्थ से जो भी हो इंटेंसिटी का रेशियो सेम रहेगा क्या हर केस में? क्या एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। लैम्बडा सर लैम्बडा की वैल्यू जो भी हो और ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू जो भी हो, हर केस में क्या इंटेंसिटी सेम रहेगा, मतलब कि रेशियो? नहीं, देखिए यानी जो I0 की वैल्यू होगी ना, तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है स्लिट विड्थ स्क्वायर पे। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि अगर विड्थ आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो I0 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि पहले विड्थ आपका I0 था पहले, अब मान लेते हैं कि अब विड्थ आपका 2I0 होगा। तो अगर इसकी वैल्यू I0 मान लेते हैं कि जब A था तो I0 था, इसका मतलब ये जब होगा तो अब कितना होगा? 4I0 होगा। लेकिन होगा क्या कि ये अब ये आपका Imax होगा। तो अगर विड्थ आप बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी पहले के कंपेरिजन में यानी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लैम्डा से इंटेंसिटी की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा कम ज्यादा करने से आपकी इंटेंसिटी में कम ज्यादा नहीं होगा, स्लिट विड्थ को कम ज्यादा करने से ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम ज्यादा होगा। ठीक है ये? यस सर, थैंक यू। ओके, तो इसका एक बार हम इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट कि आपको ओवरऑल फीलिंग आ जाए कि यानी तो थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे खींचिएगा, कि कैसा आप यानी एक और पीछे, एक और पीछे। ओके सर। हाँ बताइए। सर वो जो सिंगल स्लिट है यहाँ पे, उसके सामने अगर लेंस की जगह एक बाल रख दे छोटा सा, तो वहां पे स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होगा कि डिफ्रैक्शन होगा? देखिए, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों हमेशा होता है, इसलिए कोई एक चीज की बात हम नहीं कर सकते कि वहां पे क्या हो रहा है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ना दोनों जगह होता है। जैसे अभी हमने सिंगल स्लिट की बात कही है, तो वहां पे इंटरफेरेंस भी हो रहा है और डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो एज ए सच हम कैटेगरीज नहीं कर सकते। ओके, सो इंटेंसिटी कर्व जैसे अगर यहाँ हमारा स्लिट था ये, और आपने लाइट ऐसा अगर फॉल करवाया, और अगर मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्रीन है
इस पॉइंट पे। तो स्लिट के जस्ट सामने वाला जो पार्ट होगा, स्लिट के जस्ट सामने, राइट, यहाँ पे इंटेंसिटी जो होंगे वो हाईएस्ट होगा स्लिट के जस्ट बीच वाले हिस्से में। बीच से थोड़ा सा ऊपर नीचे जाए तो इंटेंसिटी कम होगी, बट यहाँ जो इंटेंसिटी होगा वो हाईएस्ट होगा। इसका मतलब होगा क्या कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होंगे वो I0 होंगे और हाईएस्ट होगा। अब अगर आप इस पॉइंट से थीटा से थोड़ा सा ऊपर उठते यहाँ से, तो इंटेंसिटी अब कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। क्यों कम होगी बताइए, क्यों कम होगा? आउट ऑफ फेज में रेस मिलने वाले बढ़ेंगे। बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला में आपको लग रहा है कि सारे इन फेज में जाएंगे ना, लेकिन अगर थोड़ा सा आप क्या करते हैं कि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, राइट, सेंटर से, जैसे अभी इसके जस्ट सामने ये था, इसके जस्ट सामने ये था, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट आ गई, यहाँ पे सेंटर पे हाईएस्ट आ गई, बट होगा क्या, अब अगर कोई और पोजीशन आप लेते हैं यहाँ से यहाँ वाला चीज में, तो यहाँ क्या होगा कि कुछ इन में होंगे कुछ आउट में होंगे, इसलिए इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इस पॉइंट पे जहाँ पे मान लेते हैं कि इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो गया, वो पॉइंट क्या होगा जहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? मिनिमा कहेंगे। मिनिमा कहेंगे। हाँ, तो वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। सो मान लेते हैं कि ये यानी सेंटर पे हाईएस्ट था और इंटेंसिटी धीरे धीरे इस पॉइंट पे जाके मान लेते हैं कि ये जीरो हो गया ऐसा। सो कर्व जो बनेगा वो समहाउ इस तरीके से ऐसा सिमेट्रिक कर्व होगा। तो ये और ये, इसकी मुझे पोजीशन बताइए जहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गया, कौन सा पोजीशन होगा बच्चे लोग? लेमडा बाई ए, लेमडा बाई ए। हाँ, तो ये जो पोजीशन होंगे वो लेमडा बाई ए होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि धीरे धीरे इंटेंसिटी फिर यानी एक मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, तो थोड़ा सा फिर क्या हुआ कि ये ऊपर उठेगा और फिर इससे उसके बाद फिर और या उसके कंपेरिजन में जैसे पहला इंटेंसिटी ये था तो ये काफी कम हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये कम और ये ऑलमोस्ट फिर इक्वल ही हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, जो नेक्स्ट इंटेंसिटी होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट इसके बाद फिर थोड़ा सा और कम, थोड़ा और कम, और फिर लास्ट में ऑलमोस्ट ये जीरो होते चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा। क्लियर है बच्चों लोग? जहां जहां अभी यानी इंटेंसिटी कम है, जैसे ये पोजीशन फिर ये पोजीशन, इस सारे पोजीशन को क्या कहेंगे बच्चे लोग जहां पे इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो है? मिनिमा। मिनिमा कहेंगे ना जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है। जैसे इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है इसको लेमडा बाय ए, और इस पॉइंट को कितना? जहाँ जीरो है वहाँ। हाँ, तो प्लस लेमडा बाय ए, ये इस पॉइंट को तो 2 लेमडा बाय ए, और फिर ये पॉइंट को माइनस प्लस 2 लेमडा बाय ए, ऐसा। तो ये सारा का सारा पोजीशन जो है वो मिनिमा का है। और m की वैल्यू अगर कहा जाए तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी, यहाँ पे m की वैल्यू -1, यहाँ पे m की वैल्यू -2, यहाँ पे m की वैल्यू +1, यहाँ पे m की वैल्यू +2 एंड सो ऑन। सो सेंटर हाईएस्ट इंटेंसिटी होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा। सेंटर पे अगर आप देखना चाहें कि कैसा दिखेगा, जैसे अगर यहाँ पे सपोज कीजिए आपने व्हाइट लाइट लाया है, तो ये जो सेंटर वाला पोजीशन होगा वहां पे हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी, हाईएस्ट। जैसे यहाँ जो पॉइंट होगा यहाँ पे आपको काफी ब्राइट दिखेगा, ये यहाँ ब्राइटनेस थोड़ी सी कम, यानी सेंटर वाले पॉइंट पे ब्राइटनेस है, धीरे धीरे ब्राइटनेस जो होगा वो कम होता जाएगा। यहाँ तो हम इक्वली ब्राइटनेस दिखा रहे हैं, बट अगर एक्चुअल पैटर्न होगा वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे ब्राइटनेस की अमाउंट कम होती चली जाएगी। सेंटर से आप मूव करते जाइए तो ब्राइटनेस कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा वहाँ ब्राइट होंगे। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे हमें ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था कि सेंटर पे तो हाईएस्ट ब्राइटनेस है, बट अगर हम दूर जाते जाएं तो वहां पे धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्लियर है ये? हाँ। सो ये चीज समझ में आ गया बच्चे लोग, इंटेंसिटी कर्व? यस सर आ गया। हाँ, अब यहाँ पे जनरली जो पूछा जाता है, जो जनरली छोटे एग्जाम में BHU DU और इस समय इवन एक बार JNU ने भी पूछा था, आपको पूछा जाएगा स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या एंगुलर स्प्रेड की बात करते हैं। एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये जनरली इसमें पूछा जाता है। और ये जो अभी हमने कर्व ड्रॉ किया है बच्चा, वो किस
कौन सा एक्सप्रेशन है कर्व का, इंटेंसिटी का? तो ये एक्सप्रेशन है आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा का कर्व। अल्फा का होल स्क्वायर। एक और चीज, ये जो सेंटर वाला चीज है उसको ना यानी ये वाला जो कर्व है ऐसे, इसको डिफ्रैक्शन इन्वेलप कहते हैं। तो नाउ ऑन बार जब कभी ये वर्ड यूज हो तो फिर आप इसे समझ लेना कि डिफ्रैक्शन इन्वेलप मतलब क्या, या सेंट्रल डिफ्रैक्शन इन्वेलप कहेंगे, ये सेकंड डिफ्रैक्शन इन्वेलप है, थर्ड है। जनरली डिफ्रैक्शन इन्वेलप हो इसका मतलब मोस्ट ऑफ टाइम सेंटर वाले की बात करते हैं। तो ये जो इन्वेलप शेप का है सेंटर वाला, उसको डिफ्रैक्शन इन्वेलप कहेंगे। याद रहेगा ये टर्म्स? हाँ। Yes, sir. सो ये एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मुझे बताइए कहां तक सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है? सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कहां तक फैली हुई है? लैम्डा बाय ए प्लस तक। लैम्डा बाय ए से माइनस लैम्डा बाय ए हाँ, तक। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा इज spread up to first minima either side। ये इसलिए इसका यानी स्प्रेड कितना होगा, देयरफॉर एंगुलर स्प्रेड मुझे बताइए कितना आएगा डेल्टा थीटा की वैल्यू? 2 लैम्डा बाय ए। ऊपर कितना था ऊपर तक, तो लैम्डा बाय ए। नीचे क्या होगा, तो माइनस लैम्डा बाय ए। इसका मतलब इसके नेट वैल्यू कितने होंगे अगर स्प्रेड की बात करें तो ये 2 लैम्डा बाय ए। यहाँ अगर हम देखना चाहें तो इसकी जो वैल्यू है यानी स्प्रेड की, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ मुझे बताइए कितना आएगा बच्चे लोग, ये वैल्यू स्प्रेड का। तो ये 2 डेल्टा लैम्डा बाय थीटा ए। जो होगा वो 2 लैम्डा बाय ए आ जाएगा। ये इसे स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये? हाँ आ गया। Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। ठीक है, लिख लीजिए। सर ये जो आपसे हेयर वाला हम पूछे था ना क्वेश्चन, वो मतलब ऐसा बीएचयू में आया था तो उसका आंसर ना ऑप्शन में इंटरफेरेंस भी था, डिफ्रैक्शन भी था, लेकिन आंसर इंटरफेरेंस दिया था डिफ्रैक्शन में, इसलिए पूछा था कि वहाँ सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, यानी जब हम ग्रेटिंग अभी डिस्कस करेंगे तो वहाँ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन टर्म्स हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम वो चीजें पार्ट को यानी कवर कर लेंगे। ठीक, वैसे बीएचयू ने पूछ यानी क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा यानी संभव हम इनकरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो जितने स्टैंडर्ड बुक हैं वो इस चीज को प्रोहिबिट करता है कि आपको ना पार्टिकुलरली ये कहें कि यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है या डिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे जंक्शन का बुक है या हैच का बुक है, वो ये सब सारी चीजों को प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर्टेन पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों इकट्ठा हो रहा है। हाँ, अजय घटक की जो बुक है ऐसा उसमें उसने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को अलग अलग करके कहा। तो स्टैंडर्ड बुक जो है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता कि आप इस चीज को इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के टर्म्स में स्टडी कीजिए। ठीक है। वैसे हम इस चीज को उस एंगल से हम यानी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जब तो रिपीट कीजिएगा क्या बोल रहे हैं, नेट चला गया था। अभी हम ये हाँ ये चीज यानी जब हम ग्रेटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कॉमन यानी मिसकंसेप्शन क्या है कि जब कभी आप यानी डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ आपको क्या लग रहा है कि अभी डिफ्रैक्शन हो रहा है या इंटरफेरेंस हो रहा है? दोनों ही हो रहा है। दोनों हो रहा है ना, तो किसी एक पॉइंट पे ना दोनों हो रहा है वो, तो इसलिए किसी एक टर्म्स को क्वाइन करना ना उतना यानी बेटर नहीं है। तो कुछ बुक क्वाइन करते हैं, जैसे अजय घटक के बुक में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो फेनोमेना अलग अलग तरीके से डिस्कस्ड है, जो बट यानी अच्छे बुक हैं, इंटरनेशनल बुक हैं। जैसे मैंने कहा जंक्शन का, उसमें ऐसा टर्म्स क्लियरली लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट से दैट देयर इज अ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस हैपन, देयर इज अ टू डिफरेंट फेनोमेना हैपनिंग एट द सिंगल स्लिट और मल्टीपल स्लिट। वो दोनों इकट्ठा होता है, उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। इस चीज को जब हम ग्रेटिंग पढ़ेंगे तो काफी ढंग से पढ़ेंगे, ये हमारा वहाँ टॉपिक रहेगा कि इंटरफेरेंस टर्म से डिफ्रैक्शन टर्म से। ठीक,
अभी इस चीज को हम रखते यही हैं, दिक्कत है डिफ्रैक्शन में, तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस चीज कब को अभी हम हम होल्ड करके कहेंगे कि रखते हैं बच्चा। सेम चीज ना हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हमारे पास ग्रीटिंग का एक्सप्रेशन होगा तो। ठीक, ठीक है। ठीक। ओके, यहाँ तक ये समझ में आ गया? हाँ आ गया, यहाँ तक हो गया। ओके, सो इस पे अभी तक जैम ने एक क्वेश्चन पूछा है, राइट, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। रस जो होगा इसका असाइनमेंट तो शायद आपके पास होगा ना सिंगल स्लिट का? हाँ है। हाँ, तो असाइनमेंट आप सॉल्व कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। सर हाँ कहिए। सर, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में सब बता दीजिए, मतलब कोई भी कैलेंडर की रिगार्डिंग से कोई मैसेज नहीं आया है ना? कौन सा एग्जाम के बारे में? सर ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस के एग्जाम आप बोले थे ना, होगा टेस्ट की। अच्छा, इंटरफेरेंस की टेस्ट का भी आपके पास मैसेज नहीं आया? नहीं सर, कब होगा? अच्छा ठीक है, तो उनको मैं एक बार ना कह देता हूँ, वो आपको फिर नोटिफाई कर देंगे। सर एक्सपेक्टेड डेट थोड़ा बता दीजिए, मतलब डेट अभी होगा? अगर होगा भी तो यानी नेक्स्ट वीक में होगा, तो मैं एक बार उनसे पता कर लेता हूँ। मैं यानी 2-3 दिन से यहाँ था नहीं, तो मैं पता कर लेता हूँ कि उनका क्या कैसा शेड्यूल है। ठीक, फिर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। यस थैंक यू। ठीक, सो अभी ना एक जैम का क्वेश्चन है वो। सर हाँ बताइए। सर, वो 17 जुलाई को जो क्लास हुई थी उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वो एक बार आपने ऑफिस में कहा है उनको, यानी रिसेप्शन पे? नहीं सर, उन्हें नहीं लिखा मैंने। हाँ, तो एक बार उनको कह दीजिए, रिमाइंड दिला दीजिए, तो शायद वो फिर आपको बता देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आपको मैं होमवर्क जैसे देता हूँ, और काफी अच्छा क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन पे, तो एक बार आप खुद से करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ना यस सर। डिस्कस कर लेंगे। वो मैं पेज नंबर लिख देता हूँ। आपने कहा था मतलब ये टॉपिक फिनिश हो जाए तो फिर आप बताइएगा स्लिट विड्थ के हिसाब से फ्रिंजेस कैसे बनती हैं। हाँ, यानी एक मिनट, ये मैं लिख देता हूँ, फिर हम करते क्वेश्चन 5 जैम 2018 इसका सिलेबस यानी क्वेश्चन है जो आप होमवर्क करेंगे। हाँ, अब रहा कि नेक्स्ट क्लास में हमारा इंटरफेरेंस, ये डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट हो गया है। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर होंगे तो डिफ्रैक्शन पूरी हो जाएगी, या फिर नहीं तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें। यस सर, हो चुका है प्रीवियस ईयर, वही पूछना है। ठीक ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्या करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, राइट। आज लगभग टाइम हो गया है ना, शायद हमारा 6 o'clock तक था ना? हाँ हाँ यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में ना हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अगर अब नहीं सॉल्व किया तो एक बार सॉल्व कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरफेरेंस यानी या YDSC से लेके माइकलसन तक जितने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए सारा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सर, रहेगा कि आपके डाउट इकट्ठा हो जाएगा, और वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। आपने वो BHU का आंसर की देख लीजिएगा, बहुत गलती है सर उसमें, BHU कॉलम में। ठीक है, आप Yes, एक बार sir. मुझे ना भेज दीजिए, जहाँ BHU वाले में होगी कुछ प्रॉब्लम है उसमें, यानी कुछ जगह तो क्वेश्चन ही गलत है, वैसे आप जहाँ आंसर की गलत है ना वहाँ एक बार मुझे भेज दीजिएगा, या ग्रुप ठीक में है। एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक, हाँ सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर हमने ना ये बैच लेट ज्वाइन किया था। आई मीन जब YDSC वाला चैप्टर खत्म हुआ ना तो उधर से ज्वाइन किया था, उसके बाद वाला तो सब हो गया। तो जब प्रीवियस जो लेक्चर्स देख रहे हैं तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो कैसे करें? अच्छा, जैसे हम नेक्स्ट क्लास अभी यानी करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट डाउट क्लासेस होगा, तो वहाँ आपको जो जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। ओके सर। और सर जो अभी जो न्यू बैच स्टार्ट होगा सर, उसमें भी आप ही पढ़ा रहे हैं क्या ऑप्टिक्स? यानी कब होगा ये? अच्छा, ये जो रेगुलर वाला बैच होगा? 23 जुलाई। 23 क्या ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है? 30 जुलाई में ऑनलाइन हो रहे हैं जो। हाँ, तो उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा। तो सर वहां से कवर कर सकते हैं क्या, जो मतलब हाँ, टॉपिक्स वहां से बचे आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का ना मुझे लगता है जैसे अभी डिफ्रैक्शन चल रहा है, तो हार्डली 10 लेक्चर में ना, नेक्स्ट कमिंग 10 लेक्चर में इन लोगों का पूरा ऑप्टिक्स हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट फिर सारे बैच में हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अब यही एक यानी आपका है, यानी ये जो बैच जो अभी चल रहा है उसमें ऑप्टिक्स नहीं हुआ है, इधर ऑलमोस्ट सबका हो गया, तो मुझे लगता है शायद वहां से आप कवर कर सकते हैं। मीन्स जब तक वो बैच स्टार्ट होगा तो इधर से खत्म हो जाएगा, तो मतलब वहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं अगर YDSC हमें हाँ करना है तो। हाँ, जैसे यहाँ अभी क्या हुआ कि ऑलमोस्ट आपका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर आप YDC का जो कुछ शुरू वाला पोर्शन है आप वहाँ पे ज्वाइन करके फिर उसे कवर कर सकते हैं।
ओके सर, थैंक यू। सिमिलरली सर अदर क्लासेस का भी ऐसे ही है ना? ये तो थोड़ा सा आप टीचर से पूछना पड़ेगा या फिर जो यानी ऑफिस में स्टाफ है उनसे पूछना पड़ेगा आपको। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.